नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। आज लेक्चर थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं दो लेक्चर आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू राजस्थान, जिसमें हमने अलग अलग रीजन्स ऑफ राजस्थान के पुराने जितने भी नाम थे, वो रीजन्स कहाँ पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। उसके बाद सेकेंड लेक्चर जो था उसमें हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया और मेवाड़ राजवंश में हमने जो पहली ब्रांच ऑफ मेवाड़ थी, रावल शाखा जो थी, वो हमने कंप्लीट किया। और आज जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम राणा जो ब्रांच है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जो राणास थे ये सिसोदा ग्राम में जाकर सिसोदा ग्राम के जागीरदार बन गए थे, इसलिए इनको सिसोदियाज भी कहा जाता है। कहाँ तक? रतन सिंह तक, रावल रतन सिंह जी तक। तो ये रावल कहलाए। और इसके बाद रावल रतन सिंह के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रतन सिंह जी पर, और वहां पर एक साका हुआ, मेवाड़ का पहला साका 1303 ईस्वी में। उसके बाद जो है वो हमीर देव, राणा हमीर देव जी ने क्या किया? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। डन। तो आज हम हमीर देव से स्टार्ट करेंगे। हमीर देव जो है उनसे क्या हो जाता है? राणा हमीर से शुरू होता है सिसोदिया वंश ऑफ मेवाड़। तो ये हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से राजा कब आए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कौन से वर्ष में क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे राणा हमीर से। राणा हमीर से पहले कौन थे? रतन सिंह, रावल रतन सिंह, जिनको मैं सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। डन। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम इस लेक्चर को आप स्टार्ट कीजिएगा। रावल रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 ईस्वी में। यहाँ पर एक साका हुआ जिसमें केसरिया हुआ। केसरिया किया रावल रतन सिंह जी ने, और दो उनके जो सिपाही थे, गोरा और बादल, उन्होंने, जो उनके सेनापति थे गोरा और बादल, उन्होंने यहाँ पर केसरिया किया। केसरिया, साका और जौहर जो है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। केस जो जौहर हुआ वो 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी जी ने किया। ये होने के बाद राणा हमीर ने मेवाड़ के ऊपर वापस से अपना स्थापत्य स्थापित किया, और ये जो पूरा वंश है ये कहलाए सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। और इनके ऊपर जो इनको उपाधि दी गई वो दी गई राणा महाराणा। राणा हमीर 1326, अब यहाँ देखिए आप, 1303 से लेकर 1326 तक जो राजा हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राणा हमीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, वीर राजा भी कहा जाता है, और सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है राणा हमीर को, जो 1326 से लेकर 1364 एडी तक कहां पर रहे? मेवाड़ पर इन्होंने शासन किया। उसके बाद आए महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा, इन्हें कहा जाता है। महाराणा लाखा 1382 से 1421 तक रहे। महाराणा लाखा के दो बेटे हुए, मतलब मेनली दो बेटे हुए। एक थे राणा चुंडा और एक महाराणा मोकल। अब ये चुंडा राजा क्यों नहीं बने, मोकल राजा क्यों बने, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स। जो जब महाराणा लाखा का, महाराणा मोकल का हम पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि महाराणा चुंडा जो थे उन्होंने जो है वो गद्दी जो थी, राजगद्दी जो थी, जो सिंहासन जो था, राज सिंहासन, उसको त्याग दिया था और वो मेवाड़ छोड़कर बाहर चले गए थे। इसलिए उन्हें भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ के नाम से किसको जाना जाता है? महाराणा चुंडा को। उसके बाद आए महाराणा मोकल, फिर महाराणा कुंभा 1433 से 1468 एडी में। इन्होंने जो भी युद्ध किए, जो भी स्थापत्य कला, कितने दुर्गों का निर्माण किया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता था, 1509 से 1528 एडी तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। संग्राम सिंह जो थे उन्हें सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उनकी एक आंख नहीं थी, उनका एक हाथ नहीं था, उनका एक पैर नहीं था, और वो कौन कौन से युद्धों में क्या क्या उनको चोटें लगी, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर बसाया, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। 1537 से लेकर 1572 एडी तक ये मेवाड़ पर इन्होंने शासन किया। 1569 में इन्होंने क्या किया? 1569 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। उदयपुर की जो स्थापना की गई थी वो 1559 में की गई थी। 1559 देन उदयपुर की स्थापना हुई 1559 में, और 1568-69 में अकबर ने युद्ध कर लिया था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध।
उदय सिंह के जो पुत्र हुए वो थे महाराणा प्रताप। कैसे राजमहलों की क्रांति यहाँ पर हुई और राजमहलों की क्रांति के बाद महाराणा प्रताप यहाँ पर शासक बने और उन्होंने कैसे अकबर के साथ फिर युद्ध किया, ये सारी चीजें आगे आने वाले टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट तौर से पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बेटे हुए राणा अमर सिंह और अमर सिंह के बेटे हुए महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह, अमर सिंह के काल में मुगल मेवाड़ संधि हुई। यहाँ पर अमर सिंह ने जो जितने भी सेनापति थे और जितने भी सरदार थे जो इंपॉर्टेंस रखते थे शासन में, उनकी राय लेकर और उन सब चीजों से 1615 में क्या किया था, मुगल मेवाड़ संधि कर ली थी। उसके बाद अमर सिंह के बाद आए राणा कर्ण सिंह और कर्ण सिंह के बाद महाराणा राज सिंह। ये सारे जितने भी यहाँ पर मैंने आपको राजा बताए हैं, ये सारे राजा जो है हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में। और इन डिटेल इन्होंने कौन कौन से किले बनवाए, कौन कौन से महल बनवाए, कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े, किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, स्थापत्य कला में इनका, आर्किटेक्चर में इनका क्या क्या योगदान था, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महाराणा हमीर 1326 में इन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रण सिंह जो थे, रण सिंह के दो पुत्र हुए, एक हुए राहब और एक हुए शेम सिंह। शेम सिंह के जो वंशज थे वो कहलाए रावल और राहब के जो वंशज थे वो कहलाए राणा। और ये जो राहब के वंशज थे, ये पूरा वंश जो है ये मेवाड़ छोड़कर एक ग्राम था जिसका नाम था सिसोदा, वहां जाकर उसका जागीरदार बन गया था। तो ये जो सिसोदिया ग्राम था, राणा हमीर इसी से संबंध रखते थे और 1326 में इन्होंने सिसोदा ग्राम छोड़कर, ये जागीरदार थे सिसोदा के, इसलिए इन्हें इस वंश को सिसोदिया वंश कहा गया। अब इन्होंने क्या किया, सिसोदा को छोड़कर चित्तौड़ के लिए युद्ध लड़ा और वहां पर चित्तौड़ में गुहिल डायनेस्टी को वापस से रिस्थापित किया। ठीक है, क्या हो गया था 1303 में, जैसा कि आपको पता है कि रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ, जिसमें रावल रतन सिंह हारे। ठीक है, और उसी युद्ध में जो सिसोदिया थे, उनके जो जागीरदार थे सिसोदा ग्राम के, उनमें से कौन थे, हमीर के जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे लक्ष्मण सिंह जी, और उनके बेटे, वो 1303 के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर दो फैक्ट हैं और दोनों फैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि जो महाराणा हमीर है, एक फैक्ट तो ये कहता है, कौन सा फैक्ट कहता है कि ये जो जयसिंह है मालदेव के पुत्र, ओझा जो हैं, ओझा एक राइटर हैं और एक है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर अभिलेख। ठीक है, जिसे पाली अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये एक अभिलेख है। ओझा तो ये कहते हैं कि मालदेव के पुत्र जैसा को हराया, और रणकपुर प्रशस्ति ये कहती है कि मालदेव के पुत्र बनवीर को हराया और फिर सिसोदा ग्राम से यहां से आकर सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर ने की। तो ये जो दो फैक्ट्स हैं भाई, हरिशंकर ओझा जी तो ये कहते हैं, ये भी एक हिस्टोरियन है, ये कह रहे हैं कि जैसा को हराया और मेवाड़ पे शासन स्थापित किया। रणकपुर प्रशस्ति या पाली अभिलेख ये कह रहा है कि बनवीर को हराया और यहाँ पर ये चीज शुरू की। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है, इसलिए ही आरबीएससी की जो बुक है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं है कि राणा हमीर जो है उन्होंने किसको हराया, लेकिन ये दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि ये दोनों चर्चा में है। हरिशंकर ओझा जी जो है वो तो जैसा को हराने की बात करते हैं और रणकपुर प्रशस्ति जो है वो बनवीर को हराने की बात करती है। लेकिन जो भी हुआ, पॉइंट निकल के ये सामने आया, आउटकम ये हुआ कि महाराणा हमीर जो है वो मेवाड़ के उद्धारक बने, लिबरेटर ऑफ मेवाड़ उन्हें कहा जाने लगा। लिबरेटर ऑफ मेवाड़ किसे कहा जाता है, महाराणा हमीर को। राणा हमीर को 1326 में इन्होंने वापस से गुहिल वंश की स्थापना की, सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो जो भी लोग इसके इन राजा के बाद, हमीर के बाद आए, जो भी राजा जिन भी राणाओं ने यहाँ पर शासन किया, उन्हें क्या कहा जाने लगा, सिसोदिया कहा जाने लगा। गुहिल वंश तो ये था ही, अब सिसोदिया इनको कहा जाने लगा। और हमीर जो है वो क्या कहलाए, लिबरेटर ऑफ मेवाड़ कह रहा है 1326 एडी के बाद। लिबरेटर ऑफ मेवाड़ मतलब मेवाड़ का उद्धारक। इन्हें क्या कहा जाने लगा, विषम घाटी पंचानन। अभी जो विषम घाटी पंचानन है ये कहाँ लिखा हुआ है, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ
ये बन तो बहुत पहले गया था, अपन आर्किटेक्चर में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये कब बना, लेकिन इस कीर्ति स्तंभ के ऊपर एक प्रशस्ति लिखी गई, एक अभिलेख इसके ऊपर लिखा गया। वो लिखा गया कुंभा के काल में, महाराणा कुंभा के काल में वो अभिलेख लिखा गया। और उस अभिलेख में क्या कहा गया है? उस अभिलेख में राणा हमीर को बताया गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन मतलब युद्ध में एक शेर की तरह लड़ने वाला। ठीक है, तो युद्ध कौन कौन से लड़े इन्होंने? यहाँ तो एक युद्ध तो ये हो गया, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में सिंगोली का जो एक युद्ध था, सिंगोली का जो एक युद्ध था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इन्होंने लड़ा। डन, ये चीज भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि राणा हमीर को लिबरेटर ऑफ मेवाड़ कहा जाता था, मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि 1326 में इन्होंने वापस मेवाड़ पे गुहिल वंश की स्थापना करके मेवाड़ का उद्धार किया। इन्हें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, जो कि है ये कहा जाता है कि युद्ध में एक शेर की तरह लड़ने वाला। इसके अलावा गीत गोविंद नाम की एक पुस्तक है, गीत गोविंद। अब गीत गोविंद तो एक किताब है, लेकिन गीत गोविंद के ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई, एक टीका उसके ऊपर लिखा गया, जिसका नाम था, एक बार मैं इसको यहां से थोड़ा सा ये कर देते हैं ताकि यहां हम अच्छे से लिख सकें। गीत गोविंद नाम की एक किताब थी, लेकिन उस गीत गोविंद के ऊपर एक टीका लिखा गया, कमेंट्री लिखी गई, मतलब उसके बारे में, गीत गोविंद के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पर लिखी गई। और उस गीत गोविंद का जो टीका है, उस टीके का नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, गीत गोविंद का जो ये टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिया, इस रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि दी गई, किसे? राणा हमीर को। डन, तो ये सारे फैक्ट्स यहां से निकल के आ रहे हैं। आगे चलते हैं, राणा हमीर के बारे में ही पढ़ेंगे। विषम घाटी पंचानन, ये देखिए विषम घाटी पंचानन, लाइक ए लॉइन इन अर्लिएस्ट बैटल्स, ये किसमें लिखी गई है? राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ एक स्तंभ है, एक टावर है, एक मीनार है, मीनार नहीं कहेंगे इसे, मतलब पिलर कह सकते हैं, एक पिलर है। ठीक है, और वो पिलर पहले से बनाया जा चुका है, लेकिन उसकी जो प्रशस्ति है वो राणा कुंभा के काल में लिखी गई। और उस राणा कुंभा के काल में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई, उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उसे कहा गया विषम घाटी पंचानन, युद्ध में एक शेर की तरह लड़ने वाला। डन, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर, और उसकी जो आर्मी थी उसको हराया राणा हमीर ने बैटल ऑफ सिंगोली में। बांसवाड़ा में ये युद्ध हुआ, बांसवाड़ा के कौन से स्थान पर? सिंगोली में। डन, सिंगोली में युद्ध होने के बाद कौन जीता यहां पर? राणा हमीर। किसको हराया? मोहम्मद बिन तुगलक को। डन, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सिंगोली कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। सिंगोली का युद्ध महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी के बीच में हुआ था। डन, तो इस तरह से हमने पढ़ा महाराणा हमीर के बारे में। ये आप क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं? तो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि राणा हमीर ने मेवाड़ का उद्धार कब किया? 1326 में किया। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? महाराणा हमीर को कहा जाता है। गीत गोविंद की रसिक प्रिया में किसको वीर राजा कहा गया है? तो महाराणा हमीर को कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? राणा हमीर है। कौन से राजा के बाद जो गुहिल वंश है उसमें सिसोदिया कहलाए? तो महाराणा हमीर के बारे में कहा जाए। किसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कहां पर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? तो वो कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। अब एक फैक्ट और यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो किसने लिखी? तो ये जो चीजें हैं ये हम जब आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में इन डिटेल हम जाएंगे बिल्कुल, कि विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर वाले पोर्शन में, पैलेसेस जो हम पढ़ेंगे, दुर्ग जो हम पढ़ेंगे, उसमें इनके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में, कीर्ति स्तंभ के बारे में इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर हम यहाँ भी इसको पढ़ते हुए चलें तो वो चीजें रिवाइज हो जाती है। तो अत्रि और महेश, इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। कीर्ति स्तंभ नहीं बनाया था इन्होंने, कीर्ति स्तंभ तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन इन्होंने ये जो प्रशस्ति थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखा किसने था? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने। एंड ये जो दोनों हैं, ये इनके बारे में इन डिटेल की कीर्ति स्तंभ कब बना, ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फैक्ट क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है?
राणा हमीर को कहा गया है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहां पर कहा गया? तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगे, वीर विनोद में कहा गया, गीत गोविंद में कहा गया, रसिक प्रिया में कहा गया, या हरिशंकर ओझा जी ने कहा, या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया। तो आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बैटल ऑफ सिंगोली जो थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बैटल ऑफ सिंगोली हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ सिंगोली में कौन जीता था? राणा हमीर जीते थे। इस तरह से ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। आरपीएससी का यही माइंडसेट रहता है, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट राजा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1382 में जिन्होंने शासन शुरू किया, महाराणा लक्ष्य सिंह जिनका नाम है, और लाखा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये जो है ये मेवाड़ के राजा बने और काफी वृद्ध ये थे। जब हुआ क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट मेवाड़ के काल में, मेवाड़ के शासन में हुआ। राणा लाखा जो थे उनके पुत्र थे राणा चुंडा। ये जो थे ये लाखा के बाद इन्हें गद्दी पर बैठना था, इन्हें राजकाज संभालना था। लेकिन अब ये राजा बनने वाले थे, ये प्रिंस थे। तो रणमल जो थे मारवाड़ से रणमल आते हैं और पूरा राज दरबार लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर लाखा बैठे होते हैं, यहाँ सारे दरबारी बैठे होते हैं। तो रणमल यहाँ से आते हैं और नारियल लेके आते हैं चुंडा के लिए। अपनी बहन हंसाबाई की शादी हेतु किसके साथ शादी करनी है? चुंडा के साथ शादी करनी है, क्योंकि लाखा के बाद लाखा तो वृद्ध हो गए, ये है लाखा वृद्ध हो गए, बूढ़े हुए। तो उनका जो बेटा है चुंडा, उनके लिए रिश्ता लेकर आए रणमल। तो लक्ष्यराज जी ने पूछा, जो लाखा थे उन्होंने पूछा कि हाँ इसलिए आए। तो ये क्या होता है कि जब रिश्ता लेके जाते हैं तो नारियल हाथ में लेके जाते हैं। और उस वक्त क्या हुआ कि चुंडा जो थे वो शिकार पर गए हुए थे बाहर। तो लाखा ने पूछा कि हाँ रणमल जी कैसे आए? तो रणमल जी ने कहा हम नारियल लेके आए हैं चुंडा के लिए। तो हंसी मजाक में महाराणा लाखा जी ने ये कहा कि हाँ भाई अब हम तो बूढ़े हो गए, हमारे लिए नारियल कौन लाए? तो मतलब हमारे लिए रिश्ता कौन लाए? अब तो चुंडा के लिए आएगा रिश्ता। तो रणमल ने कहा कि अगर आप ये वादा कर लो कि आपका जो पुत्र होगा, आपका और हंसाबाई, जो रणमल, ये रणमल यहाँ से आए हैं, ये रणमल है, ठीक है, और रणमल की सिस्टर है जो मारवाड़ में है, जिनका नाम है हंसाबाई। हंसाबाई का रिश्ता लेके रणमल आए हैं मेवाड़, चूना गए हुए हैं शिकार पे। तो लाखा ने मजाक मजाक में बोल दिया कि भाई हमारे लिए नारियल कौन लाए, हमारे लिए रिश्ता कौन लाए, अब हम तो बूढ़े हो गए। तो रणमल ने कहा कि अगर आप ये वादा कर लो कि आपसे अगर मैं अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता करता हूं तो आपकी जो होने वाली संतान होगी वो ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो मैं ये रिश्ता, ये नारियल आपका। ये बात हो गई और हंसी ठिठोली होकर बात थोड़ी सीरियस हो गई और ये बात यहीं खत्म हो गई। जब चुंडा वापस शिकार खेलकर वापस आए तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि राणा लाखा जो है वो हंसाबाई से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। वो हंसी मजाक की बात थी लेकिन वो थोड़ी सीरियस हो गई। तो चुंडा ने कहा कि पिताजी, मतलब लाखा को कहा कि आप ये शादी कर लीजिए, आप हंसाबाई से शादी कर लीजिए, रणमल से जो नारियल लेकर आए हैं मेरे लिए वो आप ले लीजिए, और मैं अगर रणमल ये, अगर आपकी इच्छा है और रणमल ये कंडीशन लगा रहे हैं, शर्त सशर्त विवाह कर रहे हैं कि भाई आपसे होने वाली, आपसे और हंसाबाई से होने वाली जो संतान होगी वो ही, यहाँ कौन बैठे हुए हैं, यहाँ लाखा बैठे हुए हैं, आपसे और हंसाबाई से होने वाली जो संतान होगी वो ही मेवाड़ी गद्दी पे शासन करेगी, तो मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा। और उस शपथ के बाद ही राणा चुंडा जो है वो क्या कहलाए, भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ कहलाए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ किसे कहा जाता है? तो वो लाखा के पुत्र राणा चुंडा को कहा जाता है। इसके बाद राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ और उनकी संतान हुई मोकल, जो आगे चल के मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, राणा मोकल। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। ये जो भी चीज लिखी हुई है, ये सारी चीजें ये लिखी हुई है कि हंसाबाई सिस्टर ऑफ रणमल ऑफ मारवाड़ वाज टू बी मैरिड टू लाखा सन चुंडा। चुंडा के लिए रिश्ता आया था लाखा के बेटे के लिए, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, ये जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई, यही कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि लाखा से शादी करनी पड़ी। और
देयर वाज अ कंडीशन अटैच्ड टू द मैरिज दैट दे हेयर टू द मेवाड़ थ्रोन, जो उनका बेटा होगा मेवाड़ थ्रोन का, वो क्या बनेगा, हंसाबाई का बेटा बनेगा। एज ए रिजल्ट लाखा's worthy son lost his right to be the king। लाखा का जो वर्दी सन था, जो राणा चुंडा थे, उन्होंने ये जो अधिकार था ये खो दिया और उन्होंने शपथ ली कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं ये राजपाट त्यागता हूं। और इसी वजह से उन्हें भीष्म पितामह ऑफ राजस्थान कहा गया। डन। इसके बाद क्या हुआ कि राणा लाखा का जो काल था वो बहुत ही अच्छा काल हुआ, बहुत ही मतलब समृद्ध काल हुआ, क्योंकि चित्तौड़ के पास में एक जगह है जिसका नाम है जावर, जो अभी उदयपुर में आती है। जावर में क्या हुआ कि जावर में एक माइन निकली, एक माइंस जो होती है जहां पर सिल्वर और गोल्ड की बहुतायत में मिली, जावर माइंस जो आज भी जहां पर चांदी होती है, ठीक है। तो इस चांदी की जो बहुतायत यहाँ पर इन खानों से मिली, इसकी वजह से स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आई। इसके बाद एक बंजारा था जिसका नाम था पंचा भील। पंचा भील ने क्या किया, एक बंजारे हुए जिनका नाम था पीछू, और पीछू बंजारे ने एक झील बनाई जिसका नाम था पिछोला झील। ये जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं ये है पिछोला झील, और इसके आसपास जो ये महल बने हुए हैं ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जग मंदिर, जगनिवास मंदिर, ये जगत सिंह के काल में बने थे, ये सारी चीजें आगे डिस्कस होगी। लेकिन बात यह है कि पिछोला झील, यहाँ पर फैक्ट ये आता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो राणा लाखा के शासनकाल में हुआ। जावर माइंस जो है वो किसके शासनकाल में मिली, जो राणा महाराणा लाखा के काल में मिली। अब पिछोला झील के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंस ये रखती है कि नटनी का जो चबूतरा है, नटनी का जो चबूतरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो पिछोला झील के किनारे स्थित है। अब नटनी जो है इससे रिलेटेड एक बहुत ही मशहूर कहानी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी कहानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, क्योंकि बिना बात इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो खराब करने का कोई मतलब नहीं है। एक नटनी हुई जिन्होंने पिछोला झील को पार करने की शर्त रखी, तो जो राजा थे मेवाड़ के, उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता भाई, ये तो बहुत बड़ी झील है, इसको पार किया ही नहीं जा सकता। तो नटनी ने कहा मैं एक रस्सी इसके ऊपर बांध के, दो पहाड़ों के बीच में ये झील है, यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर दूसरा पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच में रस्सी बांधी जाए और मैं पूरी पिछोला झील जो है वो पार कर जाऊंगी इस रस्सी के ऊपर चढ़कर चलकर, ठीक है। तो राणा ने कहा कि नहीं, राजा जो थे वहां के महाराणा जो थे उन्होंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ। नटनी ने कहा, तो महाराणा ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें आधा मेवाड़ दे दूंगा, आधा साम्राज्य, आधा राज्य दे दूंगा। तो नटनी ने भाई वही हुआ कि एक रस्सी बांधी, चलना शुरू किया, और जब वो 3/4 के लगभग वो पार कर चुकी थी, तब भाई सामंत जो थे, जितने भी सरदार थे और जो मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा अगर इस नटनी ने चबूतरा पार कर लिया, सॉरी ये रस्सी पार कर ली, और अगर पिछोला झील पार कर ली तो आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तब वहां पर एक अनर्थ हुआ और सैनिकों ने मिलके, जो महाराजा थे, उन्होंने आदेश दिए कि इस रस्सी को काट दी जाए, और इस रस्सी को काटा गया इसको, क्योंकि ये पूरा ना कर पाए, और इसकी वजह से जो नटनी थी ये उस झील में गिरी, ऊंचाई से गिरने के चक्कर में उनकी मौत हो गई, और उनकी याद में, उस नटनी की याद में इस झील के किनारे यहाँ पर क्या बनाया गया, नटनी का चबूतरा। तो नटनी का चबूतरा अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2-3 बार, अगर पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है पिछोला झील, जो कि चिड़ीमार बंजारे ने बनाई थी और लाखा के काल में वो बनी थी। इसके साथ ही हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा। चुंडा जो थे वो हंसाबाई जो थी रणमल की बहन थी, और इसी के साथ ही जब रणमल के जो बहन थी हंसाबाई, उनकी और महाराणा लाखा की शादी हुई, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम था मोकल, और आगे चल के मोकल ही राजा बने। और रणमल जो था उनका इंटरफेरेंस जो है वो शासन काल में, शासन राजपाट में बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई भांजा ही अगर राजा है मेवाड़ का, और मारवाड़ के जो राजा है वो रणमल है, तो रणमल ही राजमाता कौन है, रणमल की वाइफ है, रणमल की बहन है, सॉरी हंसाबाई, जो कि राणा लाखा की वाइफ थी। तो ये जो है रणमल का इंटरफेरेंस यहाँ से मेवाड़ में बहुत ज्यादा आगे देखा गया। तो इसी के साथ हमने महाराणा लाखा यहाँ पर पढ़ा, और महाराणा लाखा के जो पुत्र हुए मोकल, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, जो कि जिन्होंने राजपाट संभाला 1421 में और 1433 में, 1433 एडी में ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी हत्या कर दी गई, झीलवाड़ा का एक युद्ध हो रहा था उसमें। तो इनके बारे में हम
पढ़ेंगे। ये जो थे महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। 1421 में इन्होंने राजपाट संभाला। 1433 में जीलवाड़ा का युद्ध जो हो रहा था अहमद खां के विरुद्ध, 1433 में जीलवाड़ा का युद्ध, किसका युद्ध? जीलवाड़ा का युद्ध हो रहा था। इसके बीच में मोकल वर्सेस अहमद खां। अहमद खां, तो इसमें जो है वो किसने इसकी हत्या की वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये माइनर थे जब 1421 में जब ये राजपाट पर बैठे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो राणा लाखा थे वो काफी वृद्ध थे और उनके जाने के बाद 1421 में ये बढ़े और चुंडा ने जो है वो उनकी कस्टडी संभाली कि चुंडा उनकी देखभाल करते थे, वो उनका ध्यान रखते थे। उधर रणमल जो थे, जो मामा थे मारवाड़ के, जो जोधपुर स्टेट आज के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट हमें इसे कहते हैं, जोधपुर जिसे मारवाड़ पहले कहा जाता था, उस उनका हेड कौन था, उनके राजा कौन थे? रणमल। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखिए समीकरण की लाखा जो है वो जा चुके हैं और लाखा और हंसाबाई के पुत्र जो है वो 1421 में गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन वो माइनर थे। तो कुछ तो इंटरफेरेंस रणमल का रहा और कुछ चूड़ा जो है वो उनकी कस्टडी संभालते रहे। हालांकि चूड़ा की जो नियति थी वो बिल्कुल साफ थी, उन्हें राजपाट से कोई वो नहीं था, मोह नहीं था। वो पहले ही शपथ लेके इसको त्याग चुके थे, इसलिए ही उन्हें क्या कहा जाता था? भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ कहा जाता था। लेकिन जो मोकल की जो माताजी थी, जो राजमाता थी हंसाबाई, वो इसमें थोड़ी सी डाउटफुल थी कि यार ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे चुंडा जो है वो आधिपत्य, भाई शासन का मोह, राजपाट का मोह किसे नहीं होता। तो मोकल की जो माताजी थी, जो हंसाबाई थी, उन्होंने वो सस्पेक्ट उन्होंने किया कि भाई चुंडा कभी भी राजगद्दी पर बैठ सकता है और मोकल जो है वो ऑलरेडी माइनर है, जो है 18 साल से कम है। तो इस बात पे जब शक हुआ और चुंडा को इस बात के बारे में पता चला कि भाई राजमाता हंसाबाई जो है वो हम पर शक कर रही है, तो उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए कहां चले गए? मांडू चले गए। डन। तो ये इस तरह से यहां पर ये एक फैक्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि एक है ना यहां पर राणा क्षेत्र सिंह थे, उनके अनोरस पुत्र थे दो, ठीक है, चाचा और मेरा। ये अनोरस पुत्र मतलब लेजिटिमेट पुत्र नहीं थे वो, मतलब महारानी से पुत्र नहीं थे। और इनकी जो माता जी थी वो खातिन थी। तो क्या हुआ, एक किंवदंती यहां पर चलती है कि मोकल जो है वो जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे चाचा और मेरा के साथ। दन तो चाचा और मेरा से उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई ये जो पेड़ है, पर्टिकुलर पेड़, ये कौन सी लकड़ी का है, ये कौन सी, इस पेड़ में लकड़ी कौन सी है। तो चाचा और मेरा को बुरा लग गया कि भाई इस लकड़ी के बारे में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमारी जो माता जी हैं वो खातिन थी, ठीक है। तो इस वजह से ये अपने ही मन में ये चीजें लेकर बैठे रहे। और चाचा मेरा और महपा पवार जो थे मोकल के ही अंकल थे। देन तो अंकल कैसे हुए? क्योंकि क्षेत्र सिंह के ही अनौरस पुत्र थे ये सब। तो इन्होंने 1433 में जब अहमद खां के साथ चीलवाड़ा का युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध में मोकल की हत्या कर दी गई। मोकल जो है वो मोकल की हत्या हो गई यहाँ पर। देन तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाखा के बाद कौन गद्दी पर बैठे? लाखा की वाइफ का नाम हंसाबाई था। हंसाबाई कौन थी? रणमल की सिस्टर थी। रणमल कौन थे? मारवाड़ के शासक थे और 1421 में वो माइनर थे। चूड़ा कौन थे? चूड़ा भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ किसको कहा जाता है? तो वो मोकल के भाई जो थे चूड़ा, उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी। चूड़ा कहाँ चले गए? मांडू चले गए क्योंकि हंसाबाई ने उनके ऊपर शक किया। मोकल की हत्या कहाँ की गई? मोकल की हत्या 1433 में हुई। किसके द्वारा की गई? महपा पवार के द्वारा की गई। महपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा ने हत्या की। तो ये तीनों शामिल थे इसमें, महपा पवार, चाचा और मेरा। ये भाई भाई थे लेकिन ये अनोरस पुत्र थे क्षेत्र सिंह के। क्षेत्र सिंह जो थे वो लाखा के भाई थे। तो ये जीलवाड़ा का एक युद्ध हो रहा था। जीलवाड़ा का युद्ध कब हो रहा था? 1433 एडी में हो रहा था। किस किस के बीच में हो रहा था? महाराणा मोकल और अहमद खां के बीच में ये युद्ध हो रहा था, जिसमें मौका पाकर चाचा मेरा और महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। तदुपरांत मोकल के बाद जो राजा गद्दी पर बैठते हैं, मेवाड़ का शासन संभालते हैं, एक महान शासक जिनका नाम महाराणा कुंभा, 1433 में जीलवाड़ा के युद्ध के पश्चात, मोकल के पश्चात वो मेवाड़ का शासन संभालते हैं और 1468 तक ये मेवाड़ की गद्दी पर रहते हैं। मोकल के बाद ये महाराणा कुंभा का शासन शुरू होता है 1433 एडी में।
1433 में 1433 एडी में जैसे ही महाराणा कुंभा ने राजपाट संभाला, मेवाड़ का राजपाट संभाला, तो उनके पास दो प्रॉब्लम्स थी, दो मेन इश्यूज थे। पहला तो मेवाड़ के ऊपर जो मारवाड़ का इन्फ्लुएंस था, कि भाई जो वहां पर मोकल के जो मामा थे, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस रख रहे थे पूरी सारी चीजें। हंसाबाई के जो भाई थे रणमल, वो पूरा एक कंट्रोल जो है वो मेवाड़ के ऊपर बनाया हुआ था। और दूसरा जो टारगेट था कुंभा का, वो ये था कि चाचा और मेरा को मारना है, क्योंकि इन्होंने पिता की हत्या की थी, मोकल की हत्या की थी। तो सबसे पहले तो क्या किया कि जो राठौड़ का जो इन्फ्लुएंस था मेवाड़ के ऊपर, ये राठौड़ मतलब मारवाड़ के जो राजा हुए राठौड़, उनका जो इन्फ्लुएंस था उसको खत्म किया कुंभा ने सबसे पहले। तो कि भाई वहां उनका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूडल्स थे, जो सरदार थे मेवाड़ के, उनका ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ। और दूसरा, उन्होंने चाचा और मेरा की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बदला लिया। भाई पिता की हत्या हुई थी 1433 एडी में, मोकल महाराणा मोकल की हत्या हुई थी। किसने की थी? चाचा और मेरा ने की थी, झीलवाड़ा के युद्ध में जो अहमद खां के विरुद्ध हो रहा था, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो उनकी हत्या कर दी। तो ये दोनों टारगेट कुंभा ने बहुत ही बखूबी क्लियर किए। लेकिन अब क्या है कि देखो, आप एक बार लोकेशन समझो कि ये मान लीजिए ये है चित्तौड़, यहाँ आ जाता है गुजरात, यह आता है मालवा, और ये आता है यहाँ पे मारवाड़। ये है मेवाड़, ये है मारवाड़, गुजरात, दिल्ली तो है ही है यहाँ पर। डन। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है अब। और इस टाइम किसका शासन है? महाराणा कुंभा का। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट जो है वो आक्रमण करते हैं चित्तौड़ के ऊपर। कब? 1437 एडी में पहला युद्ध होता है महमूद खिलजी फर्स्ट और महाराणा कुंभा के बीच में, जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है। बहुत ही बुरी तरह ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? महाराणा कुंभा की विजय होती है। महमूद खिलजी को जो है वो प्रिजनर बना लिया जाता है, यहाँ बंदी बना लिया जाता है। लेकिन वो प्रिजनर 6 महीने के लिए ही बनाया जाता है, और 6 महीने बाद महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को वापस छोड़ देते हैं। ये यहाँ पर एक महाराणा कुंभा की एक, मैं कहूँ कि एक रणनीति जो थी वो सही नहीं थी यहाँ पर महमूद खिलजी फर्स्ट को छोड़ने की। क्योंकि अगर दुश्मन को छोड़ जाता है तो वापस आता है। वो वापस कैसे आया वो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ? 1433 में झीलवाड़ा का युद्ध हुआ, मोकल की हत्या हुई, चाचा और मेरा ने हत्या की। उसके बाद महाराणा कुंभा आए। महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनका इन्फ्लुएंस जो था मेवाड़ पे, उसको खत्म किया, चाचा और मेरा की हत्या की। लेकिन ये हो ही रहा था कि 1437 में जो है वो महमूद खिलजी फर्स्ट जो थे, उन्होंने सारंगपुर की लड़ाई करी महाराणा कुंभा से, जिसमें महाराणा कुंभा विजय हुए 1437 एडी में। अब कुंभा ने क्या किया था कि मेवाड़ में दो पॉइंट्स को अपना पावर बनाया था। पहला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, और दूसरा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला बनाया महाराणा कुंभा ने, जिसके जो आर्किटेक्ट थे, चीफ आर्किटेक्ट, वो थे मंडन। मंडन जो मंडन करता है, प्रसाद मंडन, और ये सारी चीजें, ये किताबें इन्होंने लिखी। तो ये दो चीजें हुई। डन। तो महाराणा कुंभा ने 1437 में पहला जो युद्ध लड़ा, सारंगपुर का युद्ध, वो उसमें विजय प्राप्त की। और इस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया? ये बनाया, ये 9 मंजिला एक पिलर है जिसको इरेक्ट किया गया। कहां पर इरेक्ट किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जिसका नाम रखा गया विजय स्तंभ, क्योंकि यहाँ पर सारंगपुर युद्ध में विजय हासिल की गई है। ये एक 9 स्टोरी पिलर था, और ये 37.19 मीटर इसकी हाइट थी। डन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई, किसको कमेमोरेट करने के लिए? 1437 की जो बैटल हुई थी। और 1448 में जाके इसका निर्माण जो है वो पूरा हुआ। किसने निर्माण किया, क्या हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे, और पैलेसेस वगैरह में भी हम ये चीजें पढ़ते रहेंगे। डन। ये एक विजय स्तंभ के बाहर ये एक इंफॉर्मेशन वाला वो लगा हुआ है स्टोन, इसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान कौन थे? महमूद खिलजी फर्स्ट पर विजय की स्मृति में 37.19 मीटर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला तो महमूद खिलजी पे विजय प्राप्त की। कब विजय प्राप्त की? 1437 में सारंगपुर के युद्ध में। कितना इसकी हाइट है? 37.19 मीटर इसकी हाइट है।
ऊंचे इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में करवाया। 1448 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ। विष्णु को समर्पित ये स्तंभ, यह स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को स्तंभ समर्पित है। 9 मंजिला है, 9 स्टोरीज है, जिसके प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए, हर मंजिल के सामने एक खुला हुआ छज्जा है। ये यहाँ पर ये खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक मंजिल के सामने एक खुला हुआ छज्जा है। स्तंभ के ऊपरी तल तक जाने हेतु अंदर से सोपान बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई है। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेख है, इंस्क्रिप्शंस हैं में चित्तौड़ के शासक हमीर मतलब सिर्फ राणा शाखा के बारे में ही बात हुई है। हमीर सिसोदिया से राणा कुंभा तक की वंशावली उत्कीर्ण है। देन जो हमने क्रोनोलॉजी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उस क्रोनोलॉजी में हमीर के बाद कौन आए? राणा लाखा, लक्ष्य सिंह, उसके बाद राणा चूंडा, राणा मोकल और कुंभा। ये जो वंशावली है ये उत्कीर्ण है। संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प से आच्छादित है, जिसमें देवी देवताओं, ऋतुओं, शस्त्रों और वाद्य यंत्रों के देवता उत्कीर्ण है। देवी देवताओं के नाम भी उत्कीर्ण किए हुए हैं। 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार, ये जो आर्किटेक्ट थे स्तंभ के, उनका नाम है, कौन कौन है स्तंभ के वास्तुकार? जैता एवं इनके 3 पुत्र नापा, पूजा और पोमा। जैत एवं इनके 3 पुत्र नापा, पूजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण है। अब आप देखिए, इस एक ही इमेज से हमने कितने फैक्ट्स जो है यहाँ पर पढ़ लिए जो एग्जाम में आते हैं। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। सारंगपुर युद्ध को कमेमोरेट करने के लिए 1448 में बनवाया था, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित है। आगे बात की जाती है सक्सेशन ऑफ नागौर। नागौर के ऊपर स्थापत्य स्थापित करने के लिए गुजरात को डिफीट की गई, किसके द्वारा? मेवाड़ के द्वारा। मेवाड़ और गुजरात के बीच में नागौर को लेकर युद्ध हुए, और जिसमें मेवाड़ ने गुजरात को हरा दिया। उसके बाद मंडोर को सीज किया 1453 में कुंभा ने। और वो कुंभा ने क्या किया? जैसे मान लीजिए कुंभा है, तो कुंभा के बेटे हुए रायमल। कुंभा के बेटे कौन हुए? रायमल। और इनकी इधर जो थे, मतलब प्रिंसेस ऑफ मारवाड़ थी इधर, ये तो हुए मेवाड़ साइड। और जो मारवाड़ साइड थी, मारवाड़ साइड से क्या हुआ? मारवाड़ साइड से श्रृंगार देवी थी। किसकी बेटी थी? जोधा की बेटी। जैसे यहाँ कुंभा थे, अगर कुंभा, और यहाँ पे कौन थे? जोधा। ये तो जोधा है राठौड़, ये है सिसोदिया। सिसोदिया जो थे वो मेवाड़ के राजा हैं, और जोधा जो है वो मारवाड़ के राजा हैं। जो जोधपुर है आज के टाइम पर, वो मारवाड़ के राजा है। तो कुंभा के तो बेटे हुए रायमल, और जोधा की बेटी हुई श्रृंगार देवी। इनका दोनों का विवाह करा दिया गया, जिससे कि क्या हुआ? इन दोनों का विवाह हुआ, रायमल का विवाह और श्रृंगार देवी का विवाह, जिससे मारवाड़ और मेवाड़ एक अलायंस के तौर पर उभरे। तो यहां पर जोधपुर को इस तरह से यहाँ पर रिश्ते में ये दोनों बन गए, मेवाड़ और मारवाड़, कुंभा और जोधा के बेटा। कुंभा का तो बेटा था और जोधा की बेटी थी श्रृंगार देवी। देन ये एक जो प्रॉब्लम थी ये यहाँ पर खत्म हुई। सबसे पहले तो जो रणमल थे, रणमल राठौड़, उनका इन्फ्लुएंस कम किया गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये किया गया। कब हुआ ये चीजें? ये चीज हुई 1453 एडी में। अब 1453 एडी में एक और चीज की गई। क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। आवल बावल की संधि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 1453 एडी में आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि क्या थी? आवल बावल की संधि जो थी वो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं थी, जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, उनको क्लैरिफाई, मतलब उनको डिमार्केट करने का वो था कि भाई मारवाड़ तो कहाँ तक स्थापित है और मेवाड़ कहाँ तक स्थापित है। ये सारी चीजें कहाँ हुई? आवल बावल की संधि। ये किसने की? जो जोधा की, जो कुंभा की जो दादी थी। कुंभा की दादी कौन थी? जैसे ये कुंभा है, ठीक है, कुंभा के पापा कौन थे? मोकल। और मोकल के पापा कौन थे? लाखा। और लाखा की वाइफ कौन थी? हंसाबाई। डन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हंसाबाई जो थी वो मारवाड़ घराने से थी, मारवाड़ से ही आई थी, ठीक है, रणमल की बहन थी। तो कुंभा की जो दादी थी हंसाबाई, उनके सहयोग से मेवाड़, ये तो था मेवाड़, और ये था मारवाड़। हंसाबाई कुंभा की दादी और जोधा की बुआ। यहाँ पर जोधा है, ठीक है, तो ये जोधा की बुआ हुई हंसाबाई। जोधा की बुआ कैसे हुई? क्योंकि जोधा के पिता थे रणमल, और रणमल की बहन थी ये
हंसाबाई। तो जोधा की बुआ हंसाबाई और कुंभा की दादी हंसाबाई, इन्होंने क्या किया, आवल बावल की संधि की, जिससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। बेसिकली रफली ये कहा गया कि जहां पर भी खेजड़ी के पेड़ होंगे, खेजड़ी के पेड़ होंगे वो तो मारवाड़ है, और जहां पर आम के पेड़ आना शुरू हो जाएंगे वो मेवाड़ है। आम और खेजड़ी से ये हुआ। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आवल बावल की संधि जो है वो हंसाबाई ने करवाई थी, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं को डिमार्केट कराने के लिए करवाई थी, और वो 1453 एडी में करवाई गई थी। डन। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि का लक्ष्य क्या था, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करना, जो किसके सहयोग से करवाई गई थी, कुंभा की दादी, कौन थी कुंभा की दादी, हंसाबाई, और जोधा की बुआ, जोधा की बुआ भी कौन थी, हंसाबाई, उनकी हेल्प से आवल बावल की संधि हुई 1453 एडी में। देन आगे चलते हैं। अब ये जो कुतुबुद्दीन महमूद खिलजी फर्स्ट था, ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, वापस देखिए, ये तो क्या है, ये तो है मेवाड़, यहां पर है गुजरात, और यहां पर है मालवा। मालवा के शासक कौन थे, महमूद खिलजी फर्स्ट, जिन्होंने सारंगपुर का युद्ध किया था 1437 एडी में, जिसमें कुंभा ने हराया था महमूद खिलजी को, 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा था, और फिर महमूद खिलजी को रिहा कर दिया था। यहां गुजरात के शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो थे वो गुजरात के शासक थे। इन दोनों ने एक अलायंस किया, एक ट्रीटी की, जिसका नाम था चंपानेर की संधि, द ट्रीटी ऑफ चंपानेर इन 1456 एडी में। अब देखेंगे इरादे, देखिए आप कितने मतलब ना समझ लोग इनको कहें कि कुंभा यहाँ बैठा है, शक्तिशाली राजा बैठा है यहाँ पर, जो महान राजा मोकल का बेटा है, लाखा का पोता है, ठीक है, वो जो है उनके खिलाफ, और ऑलरेडी महमूद खिलजी एक युद्ध हार चुका है सारंगपुर में, विजय स्तंभ बन चुका है 1448 एडी में कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। महमूद खिलजी ने चंपानेर की संधि की कुतुबुद्दीन से 1456 एडी में, और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे मेवाड़ को। गुजरात से तो इस तरफ से अटैक जाएगा मेवाड़ पे, और महमूद खिलजी की तरफ से इस तरफ से अटैक जाएगा, और हम जो है वो चित्तौड़ को घेर लेंगे, अटैक करेंगे। कब करेंगे, एक साल बाद 1457 1458 एडी में, और कुंभा को कैद कर लेंगे, और मेवाड़ के 2 टुकड़े करेंगे हम, जिसमें से एक टुकड़ा होगा कुतुबुद्दीन जो गुजरात का राजा था, और एक टुकड़ा होगा महमूद खिलजी फर्स्ट का जो मालवा का शासक था। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं कि मेवाड़ के ही 2 टुकड़े कर लिए जाएंगे। इतने शक्तिशाली राजवंश, इतना शक्तिशाली राजा, जिसके ऊपर आप अटैक करोगे, ऑलरेडी आप हारे हुए बैठे हो, लेकिन फिर भी आप अटैक करोगे और इसको जीत लोगे, इसके 2 टुकड़े कर लोगे। चलो ठीक है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इन दोनों ने चंपानेर की संधि की। अब क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, चंपानेर की संधि कब हुई, चंपानेर की संधि 1456 एडी में हुई। किस किस के बीच हुई, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुई। देन इन दोनों ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, और युद्ध जो हुआ 1457 1458 एडी में, वो युद्ध कहलाया बदनौर का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध कहलाया, बदनौर का युद्ध या बैराटगढ़ का युद्ध। यहां नीचे नहीं आएंगे अपन, ऊपर ही चलते हैं एक बार, ऊपर इस युद्ध को यहीं खत्म करके आते हैं। ठीक है, बदनौर का युद्ध हुआ 1457 एडी में युद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ने भी हमला किया, महमूद खिलजी फर्स्ट ने भी हमला किया, लेकिन महाराणा कुंभा विजय प्राप्त की, महाराणा कुंभा ने, और इन दोनों को यहां पर हरा के खदेड़ दिया, पराजित किया। और इस उपलक्ष्य में बदनौर में मंदिर बनाया गया। कौन सा, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर कहां बना, बदनौर में बना। कब बना, 1457 एडी में, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ बदनौर अगेंस्ट कुतुबुद्दीन ऑफ गुजरात एंड महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा। तो इस तरह से महाराणा कुंभा के 2 युद्ध बहुत ज्यादा फेमस हैं। पहला 1437 एडी का सारंगपुर युद्ध महमूद खिलजी के खिलाफ, मालवा के शासक, जिसको जीत हासिल की और विजय स्तंभ बनाया। दूसरा युद्ध चंपानेर की संधि के तहत, जो संधि हुई थी कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के तहत, वो 1457 एडी में युद्ध हुआ, बदनौर का युद्ध, जिसको भी महाराणा कुंभा ने जीता और कुशाल माता का मंदिर बनाया। तो जो महाराणा कुंभा है वो युद्धों में, तो दोनों ही युद्धों में बहुत बढ़िया विजय प्राप्त की, और मालवा पे कंट्रोल किया, नागौर पे कंट्रोल किया, मारवाड़ को भी अपने अंडर में अलायंस वहां पर स्थापित किया, और गुजरात को भी कंट्रोल किया। इसके अलावा शामल दास का एक ग्रंथ था जिसकी मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, वीर विनोद। शामल दास ने क्या ग्रंथ लिखा था, वीर विनोद, महान राजा। उन्होंने ये कहा
कि पूरे राजस्थान में, पूरे मेवाड़ में, या जिसको कहा जाए मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं टोटल, जिसमें से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने किया है? महाराणा कुंभा ने किया है। तो आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी महाराणा कुंभा बहुत ही शानदार शासक साबित हुए। कहाँ के? मेवाड़ के। ये जो दुर्ग आपको दिख रहा है ये क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। और ये जो इस दुर्ग का ऊपर ही हिस्सा है, सबसे ऊपर हाईएस्ट, इसको कहते हैं बादल महल, जहां पर महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, यहाँ जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कुंभलगढ़ की, उस कुंभलगढ़ के बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। देन तो ही इज सपोज टू हैव बिल्ट 32 फोर्ट्स, द फोर्ट्स ऑफ सिरोही, सिरोही का किला, अचलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जिनको मंडन, जिसका चीफ आर्किटेक्ट था, आर मोर फेमस अमंग दैम, ये सबसे ज्यादा फेमस है। आउट ऑफ द 84 फोर्ट्स ऑफ मेवाड़, पोएट शामल दास आल्सो गिव्स क्रेडिट टू कुंभा फॉर बिल्डिंग 32 फोर्ट्स। शामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में टोटल 84 फोर्ट्स थे, जिसमें से 32 फोर्ट्स जो है वो किसने बनाए? सिर्फ महाराणा कुंभा ने बनाए। ठीक है, तो वॉर की दृष्टि से देखा जाए तो महाराणा कुंभा 2 युद्ध जीते। आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ की मरम्मत कराई, कुंभलगढ़ बनाया, अचलगढ़ बनाया, सिरोही बनाया, इसके अलावा विजय स्तंभ बनाया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उन्होंने लिखी। ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीजें कह रही है आरबीएससी बोर्ड की किताब, जो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की किताब है, उसमें ये अंकित है कि शामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में ये लिखा था। इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, डिजाइन को देखते हुए, बिल्ड को देखते हुए कुंभलगढ़ जो है वो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन थे? मंडन थे। तो वॉर की दृष्टि से बहुत शानदार काम हुआ। ठीक है, सारे युद्ध जीते, सारंगपुर का युद्ध हो, बंदौर का युद्ध हो। उसके अलावा फोर्ट की बात की जाए तो फोर्ट भी बहुत ज्यादा बनाए गए। ठीक है, और ज्यादा नंबर ऑफ वो भी ज्यादा थे और उनमें क्वालिटी भी थी। चाहे ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए, डिजाइन की बात की जाए, बिल्ट क्वालिटी की बात की जाए, तो वो भी सब बढ़िया था, स्ट्रॉन्ग फोर्ट थे। इसके अलावा बात की जाए टेम्पल्स की, मंदिरों की, तो उन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया, श्रृंगार चवरी वहां पर बनवाया गया। ठीक है, श्रृंगार चवरी, ये देखिए, इन एडिशन द फोर्ट्स कुंभा ऑल्सो बिल्ट द टेम्पल्स ऑफ कुंभ स्वामी एंड श्रृंगार चवरी। इसके अलावा एकलिंग जी का मंदिर, जो हमने रावल शाखा में जो बप्पा रावल जी ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था लकुल संप्रदाय से संबंधित, उसको रीबिल्ड किया गया और वहां पर एक विष्णु टेम्पल भी बनाया गया। एकलिंग जी जो मंदिर है वो शिव जी से संबंधित है, शिव जी का टेम्पल है। उसके अलावा उन्होंने उसको तो रीबिल्ड किया ही, साथ में एक विष्णु टेम्पल भी वहां पर बनाया। देन द टेम्पल्स बिल्ड बाय कुंभा एट रणकपुर स्टैंड आउट ऑफ रणकपुर में भी कुछ मंदिर बने, स्टैंड आउट ऑफ देयर मैग्निफिसेंस एंड एक्विजिट कार्विंग्स। वहां पे कार्विंग्स, एग्जीक्यूट कार्विंग्स थी, मैग्निफिसेंस थे, कहां पर? रणकपुर के मंदिरों में। देन तो यहाँ पर टेम्पल्स का काम भी किया गया, फोर्ट्स का काम भी किया गया। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई, विजय स्तंभ वहां पर बनाया गया। और क्या हुआ? कुंभा वाज ए स्कॉलर ऑफ हिज ओन राइट, फिलोमेथ एंड पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में भी बहुत ज्यादा वहां पर काम हुआ। एकलिंग महात्म्य एक ग्रंथ था कहने व्यास का, जिससे इंस्पिरेशन ली और वेदास के ऊपर इंस्पिरेशन उनको मिली बहुत ज्यादा, वो मोटिवेटेड हुए स्मृति के ऊपर, मीमांसा के ऊपर, उपनिषद, व्याकरण और पॉलिटिक्स के ऊपर। और कान्य व्यास का एकलिंग महात्म्य पढ़ने के बाद ही ये लोग जो कुंभा हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने भी लिखना शुरू किया। तो राइटिंग की जो बात की जाए वो भी कुंभा की बहुत शानदार थी, जिसमें उन्होंने क्या लिखा? संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखी और सूद प्रबंध लिखा। ये 3 किताबें जो हैं वो महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई। देन ये तो रियल मतलब वो था, डायरेक्ट उन्होंने सीधा ये लिखा, क्या लिखा? संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखा और सूद प्रबंध लिखा। इसके अलावा उन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी। कमेंट्रीज लिखी मतलब ऑलरेडी कोई किताब लिखी हुई है, उस किताब के ऊपर टीका लिख देना। जैसे गीत गोविंद जो है वो एक किताब है और उस किताब के ऊपर टीका लिख देना, उसकी कमेंट्री लिख देना। कौन सी कमेंट्री? उसकी रसिक प्रिया जो है वो गीत गोविंद की कमेंट्री है, उसका एक टीका है। तो इस हिसाब से कुंभा ने बहुत सारी महान किताबों की भी कमेंट्रीज लिखी। जैसे चंडी शतक उन्होंने लिखा, गीत गोविंद उन्होंने लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा उन्होंने। ये सब क्या है? ये कमेंट्रीज हैं। इसके अलावा उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर काम किया, जो कि उनके कोर्ट पोइट थे अत्रि और महेश। इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी, जिस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें हमीर के बारे में
जानने को मिला था कि हमीर को क्या कहा गया था, विषम घाटी पंचानन, युद्ध में शेर की तरह लड़ने वाला जिसको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। ये जो जानकारी थी हमीर, राणा हमीर के बारे में, वो कहां से मिली हमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिली, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। डन। जिसे किसने लिखा था, अत्रि ने और महेश ने। किस समय में, कुंभा के समय में। In the contemporary literary texts and eulogies, प्रशस्तिज, कुंभा has been addressed with the title such as, जितने भी contemporary उस समय के जितने भी टेक्स्ट थे, जितने भी किताबें थे या प्रशस्ति थी, यूलॉजीज थी, उनमें कुंभा को किस नाम से पुकारा जाता था। कई अलग अलग टाइटल थे, जिसमें से एक था महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु भी एक और नाम था। इन सारे नामों से किसको जाना जाता था, महाराणा कुंभा को। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ आपका तैयार हो गया कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखी गई, किसके काल में लिखी गई, तो भैया कुंभा के काल में लिखी गई। देन महाराणा कुंभा के काल में किसने लिखी, अत्रि भट्ट और महेश ने लिखी। और विषम घाटी पंचानन कहा गया हमीर को। डन। महाराजाधिराज किससे कहा गया, महाराणा कुंभा। राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सारी चीजें किसको कही गई, महाराणा कुंभा को। ये सारी उपाधियां दी गई, ये सारे टाइटल्स दिए गए। इसके अलावा ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि महाराणा कुंभा एक ग्रेट रूलर थे जिन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा, सारंगपुर का युद्ध जीता। उसके बाद बदनौर का युद्ध जीता कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी फर्स्ट के खिलाफ, और विजय स्तंभ और कुशाल माता मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। ये सारी चीजें होने के बाद इन द एंड ऑफ हिज लाइफ ये क्या हुआ, ये मिजरी में थी इनकी जो लास्ट लाइफ थी, जो बिल्कुल जो एंड ऑफ देयर लाइफ थे, वो हिस्टीरिया और मेनिया जैसे इनके मेंटल डिसऑर्डर इनको हो गए। और लास्ट में कुंभ स्वामी मंदिर में ये पूजा कर रहे थे या कहीं झील के किनारे बैठे हुए थे, ऐसा कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कि कोई ग्रंथ ये कहता है कि कुंभ स्वामी मंदिर में इन्होंने अपना अंतिम वक्त बिताया, और कोई कह रहा था कि झील के किनारे ये बैठे हुए थे। तब इनके बेटे ऊदा ने आकर पीछे से हमला किया और 1468 में महान शासक, मेवाड़ के महान शासक कुंभा की हत्या कर दी गई उनके ही बेटे द्वारा, ऊदा द्वारा। ठीक है। तो मेवाड़ में ऊदा को पितृहंता कहा जाता है, फादर की मर्डर करने वाला, पितृहंता जिसे कहते हैं, वो किसे कहा जाता है, ऊदा को कहा जाता है। ऊदा ने 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। तो ये चीजें, ये फैक्ट जो है, ये प्री में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो अपने लास्ट डेज में जीवन के हिस्टीरिया और मैनिया से ग्रसित हो गया था, मेवाड़ का महान राजा। तो वो कौन थे, वो कुंभा थे, जिनकी हत्या किसने की थी, ऊदा ने की थी 1468 एडी में। अब उसके बाद एक और महान शासक राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह के 4 भाई थे। राणा संग्राम सिंह जो हुए, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, 1509 में इन्होंने राजपाट संभाला, लेकिन 1509 से पहले ही ये कई युद्ध अपने भाइयों से लड़ चुके थे। जिनके 4 भाई थे, जिनमें एक का नाम था पृथ्वीराज, एक जयमल, एक राज सिंह, और चौथे जो थे वो थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह इन 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही खेल खेल में इन 4 भाइयों में सबसे बड़े पृथ्वीराज थे। 4 भाइयों में शर्त लगी कि एक गांव है, उस गांव में एक खातिन बैठती है, और वो खातिन जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, तो हम चारों जाते हैं, उनसे अपना फ्यूचर पूछते हैं। वो चारों यहाँ पर गए उस खातिन के पास और अपना फ्यूचर पूछा। तो उस खातिन ने कहा कि तुम्हारा जो सबसे छोटा भाई है, जो संग्राम सिंह है, वो ही मेवाड़ का नेक्स्ट राजा बनेगा। ये होने के बाद ये चीज हुई, और जैसे ही ये बात पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह ने सुनी, वैसे ही वो इन चारों में लड़ाई होना वहां पर शुरू हो गई। एक और किसी से पूछा गया तो उसने भी यही कहा कि भैया फ्यूचर तो यही है कि महाराणा संग्राम सिंह जो है वो ही राजा बनेंगे, और वो ही तुम तीनों की हत्या भी करेंगे। तो ये बात सुनकर कि अच्छा, सबसे छोटा हमारी हत्या करेगा, इससे पहले ही हम इसकी हत्या कर देंगे। तो ये इन चारों में वहीं पर उसी समय युद्ध शुरू हो गया, जिसमें महाराणा सांगा की आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एक आंख जो नहीं है, ये एक आंख उसी युद्ध में, जो इन 4 भाइयों का जो युद्ध था, उसी में ये आंख जाती रही। यहाँ पर ये आंख जो है, में इस आंख में जो इंजरी हुई, वो इसी युद्ध में जो पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह के बीच में हुआ था,
उसी वजह से यहाँ पर ये आंख में इंजरी हुई और फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि पृथ्वीराज की भी डेथ हुई, जयमल की भी डेथ हुई, राज सिंह की भी डेथ हुई और मेवाड़ का नेक्स्ट जो राजा था, जो नेक्स्ट सक्सेसर था थ्रोन का, वो कौन बना? महाराणा सांगा। डन। तो ये एक बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये एक और कहानी यहां से शुरू होती है, नागौर को लेते हुए, मेदिनी राय को लेते हुए, मालवा को लेते हुए, कि सुल्तान जो थे, ये सब कुछ होने के बाद मालवा के राजा थे नसीरुद्दीन। 1509 के आसपास की बात है। 1509 में जैसे ही महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद मालवा के शासन से नसीरुद्दीन, उनके साथ एक वॉर ऑफ सक्सेशन चली जिसमें नसीरुद्दीन जो है वो मारे गए और एक राजपूत सरदार थे मेदिनी राय, जिन मेदिनी राय की सहायता से मालवा के सुल्तान 1511 ईस्वी में कौन बने? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। पहले कौन थे? नसीरुद्दीन थे। युद्ध हुआ, युद्ध में किसने सहायता की? मेदिनी राय ने सहायता की और मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी जो है वो 1511 एडी में राजा बने। और इसी तरीके से वो है महमूद खिलजी जो है वो मालवा के सुल्तान बन गए। लेकिन अब वो किसकी सहायता से बने? इस सुल्तान ऑफ मालवा बनने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मेदिनी राय का था। तो मेदिनी राय ने क्या किया? मेदिनी राय का जो प्रभाव था वो मालवा के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन बाद में डी फैक्टो रूलर बन गए। दो तरह के रूलर होते हैं ना, एक तो डी फैक्टो होता है, एक डी जूरे होता है। डी जूरे जो सिर्फ शासन कर रहा है, डी फैक्टो मतलब जिसका असली प्रभाव चल रहा है। तो मालवा पे जो असली राजा तो कौन था? महमूद खिलजी सेकंड था, लेकिन जो असली प्रभाव वहां पर चल रहा था वो मेदिनी राय का चल रहा था। कहां की बात हो रही है? मालवा की बात हो रही है, 1511 एडी की बात हो रही है। डन। इसके बाद क्या हुआ कि गुजरात के प्रभाव से जो मालवा के आमिर थे उन्होंने मेदिनी राय को वहां से हटा दिया, उस पावर से हटा दिया। जो डी फैक्टो रूल था मालवा का, मेदिनी राय, उसको वहां से हटा दिया। किस किसने हटा दिया? मालवा तो था ही, प्लस गुजरात की भी सहायता वहां से हुई और आमिर जो थे मालवा के उन्होंने मेदिनी राय को हरा दिया। और मेदिनी राय मालवा से भागकर कहाँ गए? मेवाड़। कहाँ आए? मेवाड़। कौन आए? मेदिनी राय। डन। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मालवा और मेवाड़ के बीच में जो खटपट जो चली, जो युद्ध आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, वो किसकी वजह से होने वाले हैं? वो इन मेदिनी राय की वजह से होने वाले हैं, क्योंकि मेदिनी राय जो है वो उसको गुजरात की सहायता से मालवा के राजाओं ने वहां से हटाया था डिफेक्टिव करके, और उन्होंने शेल्टर कहां पर लिया? मेवाड़ में। इस वजह से जो है वो मेवाड़ मतलब चित्तौड़ और मालवा का युद्ध वहां पर हुआ और महमूद खिलजी सेकंड ने वापस वहां पर जो है आक्रमण किया और राणा ने, महाराणा संग्राम सिंह जी जो ये आप सामने देख रहे हैं, इन संग्राम सिंह जी ने महमूद खिलजी को भी वापस हराया। तो महमूद खिलजी फर्स्ट को किसने हराया था? महाराणा कुंभा ने हराया था। ये कौन से युद्ध में बताया? सारंगपुर में भी हराया, उसके बाद बदनौर में भी हराया, और उसके बाद यहाँ जो तीसरा युद्ध हुआ महाराणा सांगा के साथ, उसमें भी महमूद खिलजी सेकंड, वो महमूद खिलजी फर्स्ट थे, महमूद खिलजी सेकंड का भी वापस हार का सामना करना पड़ा। इस हार का कारण क्या था? मेदिनी राय था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संबंध खराब हुए वो क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि जो डी फैक्टो रूलर ऑफ मालवा था मेदिनी राय, वो मेवाड़ में आके शरण ली थी। यहाँ जो आप ये फोटो देख रहे हैं महाराणा कुंभा की, इसमें आप देखेंगे कि इनकी पहली बात तो ये आंख नहीं है, एक आप हाथ देखिए, हाथ नहीं है। इन्होंने खूब युद्ध लड़े और हर युद्ध में इनको कोई ना कोई चोटों का सामना करना पड़ा। आप एक चीज और देंगे, यहाँ सर पर भी एक पट्टी सी बंधी हुई है। ये पैर, एक पैर यहाँ पर सीधा आ रहा है और दूसरा पैर इस फोटो में टेढ़ा हुआ आ रहा है। इस पैर में भी चोट थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा ये जो महाराणा सांगा थे, इन महाराणा सांगा के ऊपर जो है कम से कम नहीं तो 80 से ज्यादा घाव इनके ऊपर थे, जिनके लिए इनको क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, रूइंस ऑफ अ सोल्जर। ठीक है, कि ये टूटे फूटे सैनिक थे, टूटे फूटे राजा थे। देन लेकिन ये जो जितने भी इनके शरीर पर मार्क्स थे, ये एक हाथ गया, ये एक पैर गया, एक आग गई, ये किसकी देन थी? ये महान युद्धों में जो उनकी महान जीत हुई उनके ऊपर, उनकी वजह से ये सारे घाव इनको झेलने पड़े। इसके बाद सक्सेशन ऑफ इडर आया, सुप्रीमेसी ऑफ नागौर पे बात हुई,
मालवा को सपोर्ट किया गया और ये सारी चीजें यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हुआ सांगा के बीच में और मुजफ्फर के बीच में। लेकिन जो महान युद्ध हुए उस काल में उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। कौन कौन से युद्ध हुए? सबसे पहला युद्ध, मतलब जो मेजर युद्ध जो महाराणा सांगा ने, महाराणा संग्राम सिंह ने लड़े, उसमें से पहला युद्ध आता है 1517 एडी में, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का लोदी वंश का राजा था, ठीक है, इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली। तो ये तो यहाँ पर पहला युद्ध हुआ। कब हुआ? 1517 एडी में। कौन, कहां पर हुआ? किस, उसका नाम, उस जगह का नाम क्या है? खातौली जगह है। और युद्ध का नाम क्या हुआ? बैटल ऑफ खातौली। किस किस के बीच में हुआ? संग्राम सिंह के बीच में, महाराणा संग्राम सिंह के बीच में और इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली के बीच में। जीता कौन? महाराणा सांगा, विजय प्राप्त हुई। उसके बाद वापस से इब्राहिम लोदी की आर्मी ने अटैक किया। कब किया? 1518 में। कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ बाड़ी। बाड़ी कहां पर है? धौलपुर में। धौलपुर में एक जगह है जिसका नाम है बाड़ी। उस बैटल ऑफ बाड़ी ये है, ये दूसरा युद्ध हुआ। पहला युद्ध कौन सा है? बैटल ऑफ खातौली 1517 में। ये बात चल रही है 1517 की। एक साल बाद 1518 में इब्राहिम लोदी की आर्मी ने वापस अटैक किया और उस अटैक में कौन जीता? उस अटैक में भी इब्राहिम लोदी की आर्मी को हराया गया, महाराणा सांगा की आर्मी ने। डन। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई 1518 तक। और इसके बाद क्या हुआ? महाराणा सांगा जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के तौर पर उभरे कि दिल्ली के सुल्तान को, इब्राहिम लोदी को 2 बार ऑलरेडी हरा चुके हैं। कौन हरा चुके हैं? महाराणा सांगा। अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? 1518 तक की बात हो गई। 1526 में होता है पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में? बाहर से आते हैं बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। इन दोनों के युद्ध के बीच में बाबर जो है वो जीतते हैं। लेकिन इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि सांगा ने बाबर को वादा किया था, जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस किया गया था सांगा की तरफ से बाबर को कि जब भी वो हिंदुस्तान आएंगे और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करेंगे तो सांगा जो है वो बाबर की मदद करेंगे। लेकिन वो बाबर की मदद नहीं करते हैं इस वजह से। हालांकि इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, नो प्रूफ अवेलेबल फॉर दिस एक्विजिशन, लेकिन फिर भी ये बात कही जाती है कि सांगा को इनकी मदद करनी थी लेकिन वो मदद नहीं की उन्होंने अपना वादा तोड़ा, जिस वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में दिल्ली के सुल्तान मेरे बाबर, ठीक है, मुगल डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद बाबर ने हमला किया कहां पर? सांगा के ऊपर। पहला युद्ध हुआ बयाना का, दूसरा युद्ध हुआ खानवा का। ये 2 युद्ध सांगा, महाराणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में 2 युद्ध हुए। पहला बयाना का युद्ध और दूसरा खानवा का युद्ध। इन युद्धों के में क्या हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। बैटल ऑफ सुप्रीमेसी इनएविटेबल थी क्योंकि दिल्ली के महान राजा बाबर और यहाँ इस तरफ मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास का एरिया जितना भी था वहां पर किसकी सुप्रीमेसी थी? सांगा की सुप्रीमेसी थी। तो ये जो है ये युद्ध तो होना ही था। तो ये जो बैटल ऑफ खानवा हुई, इस खानवा के युद्ध होने से पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में, फरवरी 1527 में, जिसमें क्या किया गया? सांगा वर्सेस बाबर हुआ और बाबर को हराया गया सांगा के द्वारा। तो बयाना के युद्ध में कौन विजयी हुआ? बयाना के युद्ध में सांगा विजय हुआ। बयाना का युद्ध कब हुआ? फरवरी 1527 में हुआ। ये जो चीज, ये जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बयाना के युद्ध के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद मार्च 1527 में बाबर ने फिर से युद्ध किया, फिर से आक्रमण किया, जिसे कहा जाता था बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। और इसमें आर्टिलरी की सहायता ली गई, तुलुगुमा पद्धति की सहायता ली गई, है ना, जिसके कारण ये जो युद्ध है ये बाबर की तरफ झुक गया और सांगा जो है वो यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर 4 युद्धों की बात हुई। 2 युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी से लड़े गए और 2 युद्ध बाबर से लड़े गए। सांगा ने सारे युद्ध जीते। इब्राहिम लोदी से जो 2 युद्ध लड़े गए थे, खातौली का युद्ध जीता सबसे पहले, उसके बाद बाड़ी का युद्ध जीता, ठीक है। यहाँ पर एक गागरोन का युद्ध भी हुआ था। गागरोन का युद्ध भी ये इब्राहिम लोदी से नहीं हुआ था, ये किसी तीसरे शासक से हुआ था, महमूद खिलजी द्वितीय से। फिर बाबर के साथ 2 युद्ध हुए। पहला बयाना का युद्ध हुआ जिसमें कौन जीते?
महाराणा सांगा जीते 1527 फरवरी 1527 में। और जो दूसरा युद्ध यहाँ पर हुआ, पहला बयाना का युद्ध और दूसरा युद्ध खातोली, सॉरी खानवा का युद्ध। खातोली का तो पहला युद्ध यहाँ हो गया था, ये हो गया। खानवा का युद्ध हुआ बाबर वर्सेस संग्राम सिंह। वहां पर बाबर ने आर्टिलरी की सहायता ली, तुलुगुमा पद्धति की सहायता ली, जिस वजह से बाबर जीते और वापस से सिवियरली वाउंडेड, बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में जो सांगा थे वो रणभूमि छोड़कर एक सेफ प्लेस पर वो लोग गए। उसके बाद वो फिर भी लड़ने के लिए आतुर थे, वो फाइट करने के लिए आतुर थे, जिसकी वजह से जो उनके सरदार थे, जो उनके सेनापति थे, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत युद्ध हो चुके थे और सांगा इस स्थिति में नहीं थे कि वो युद्ध कर सके। लेकिन फिर भी वो एम्बिशियस थे कि वो युद्ध करें, किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। जिसकी वजह से क्या हुआ, सरदारों ने उनको पॉइजन दे दिया और संग्राम सिंह की यहाँ पर मृत्यु होती है। तो ये एक महान व्यक्तित्व के बारे में, एक महान राजा, मेवाड़ के महान राजा, जिन्होंने रणभूमि में बहुत ही शानदार तरीके से हर युद्ध को जीता, चाहे वो खातोली का युद्ध हो, चाहे वो बाड़ी का युद्ध हो, चाहे वो गागरोन का युद्ध हो। इब्राहिम लोदी जैसे महान दिल्ली के शासक को उन्होंने हराया, बाबर जैसे महान शासक को, जिसने इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया था, बयाना के युद्ध में हराया, लेकिन खानवा के युद्ध में वो हारे। हो सकता है कि बाद में जो वो वापस युद्ध करते तो शायद वो जीतते, लेकिन उन्हीं के सरदारों ने मौका देख के उनको पॉइजन कर दिया गया और वो 30 जनवरी 1528 को, युद्ध के एक साल बाद, मांडलगढ़ में वो बसावा, दौसा के पास बसावा एक जगह है, वहां पर उनकी डेथ होती है। और मांडलगढ़ के पास उनका छतरी बनी हुई है, राणा सांगा की मेमोरियल बना हुआ है राणा सांगा का मांडलगढ़ के पास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मांडलगढ़ के पास राणा सांगा का मेमोरियल कहां पर है, तो उसका आंसर होगा मांडलगढ़। उसके बाद राणा रतन सिंह ने शासन किया, राणा विक्रमादित्य ने शासन किया, और उसके बाद यहाँ पर महाराणा उदय सिंह आते हैं। और उदय सिंह किस तरह आते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इस तरह से हमने अभी तक ये सारे राजाओं के बारे में पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं उदय सिंह के बारे में। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि एक बार ये सिसोदिया वंश जो है वो एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कर लूं। तो उदय सिंह की जो स्टार्टिंग की कहानी है वो हम आगे देखते हैं। महाराणा उदय सिंह ने राजपाट संभाला 1537 एडी में, डन। लेकिन उनके जन्म के समय एक जोरदार कहानी यहां पर सामने आती है पन्ना धाय की। पन्ना धाय कौन थी? पन्ना धाय जो थी वो उदय सिंह की धायमा थी, जो उदय सिंह की केयर टेकर, जो उदय सिंह का ध्यान रख रही थी, जो बेबी सिटिंग जो करती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उदय सिंह के जीवन को खतरा था बनवीर से, और बनवीर एक दिन वो मेवाड़ के थ्रोन पे बैठना चाहता था, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना चाहता था। तो मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने के लिए जो भावी प्रिंस थे, जो अभी जो प्रिंस हैं, जो राजा बनने वाले थे उदय सिंह, उनको रास्ते से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पन्ना धाय 2 झूले थे, ठीक है, जिसपे एक पे उदय सिंह जो थे वो विश्राम कर रहे थे, और एक में पन्ना धाय के बच्चे जो चंदन हैं वो विश्राम कर रहे थे, ठीक है। दोनों सेम एज के थे लगभग, छोटे छोटे पालने में जो झूले पालना होता है उसमें विश्राम कर रहे थे। और बनवीर आता है तलवार लेकर और पन्ना धाय से पूछता है कि भाई उदय सिंह कहाँ पर है। तो पन्ना धाय क्या करती है, चंदन की तरफ इशारा करके उदय सिंह को तो सिक्योर कर लेती हैं, ठीक है, और खुद के पुत्र चंदन की वहां पर मृत्यु हो जाती है बनवीर के हाथों। और पन्ना धाय जो है वो उदय सिंह को लेकर कहाँ चली जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में चली जाती है। ये चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है अभी, मेवाड़ के। और वो फिर वहां से कहाँ जाती है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में उदय सिंह जो है वो सुरक्षित जो है वो वहां से बड़े होते हैं। और 1537 में उनका कोरोनेशन होता है कुंभलगढ़ में ही, और किसकी सहायता से? मालदेव की सहायता से, और जो भी मेवाड़ के सरदार थे उनकी सहायता से कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह का राज तिलक किया जाता है बड़े शान शौकत से। लेकिन जो स्टार्टिंग की जो कहानी है, बनवीर की जो कहानी है, बनवीर भी लास्ट में मारा जाता है। लेकिन पॉइंट जो यहाँ पर आया पन्ना धाय के सेक्रीफाइस का, कि पन्ना धाय ने प्रिंस को बचाने के लिए, प्रिंस ऑफ मेवाड़ उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए खुद के ही पुत्र चंदन की बलि दे दी। ये एक महान गाथा मेवाड़ से निकल कर आती है। उसके बाद 1537 में क्या होता है, यहाँ पे राज तिलक होता है। और 1537 में राज तिलक होने के बाद 1559 में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 1559 में उदयपुर की स्थापना कराई जाती है महाराणा उदय सिंह
के द्वारा। और उदयपुर को क्या बनाया जाता है, कैपिटल बनाया जाता है। ये मेवाड़ की चौथी कैपिटल थी। पहली कैपिटल कहाँ से शुरू हुई, बप्पा रावल ने नागदा बनाई, उसके बाद आलू रावल ने आहड़ बनाई, आहड़ के बाद जो है जैत्र सिंह ने तीसरी कैपिटल बनी जिसका नाम था चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद चौथी कैपिटल जो है वो आई उदयपुर। उदयपुर किसने बनाई, 1559 एडी में उदय सिंह ने चौथी कैपिटल बनाई 1559 में। और उसके बाद उन्होंने उदय सागर लेक भी वहीं पर उदयपुर सिटी में बनाई, और जिसके पास में ब्यूटीफुल पैलेसेस वहां पर बने, मोती मगरी वहां पर बना। लेकिन आपको पता है मेवाड़ तो हमेशा से ही दिल्ली का टारगेट रहा है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो इब्राहिम लोदी हो, उसके बाद में बाबर हो, और अब जो है वो बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, और हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। तो अब अकबर की आंखें जो थी वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे थी, और 1567 एडी में अक्टूबर में होता है चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जिसमें आक्रमण होता है अकबर द्वारा। कहां पर, चित्तौड़ में। इस आक्रमण में क्या होता है कि जो सरदार होते हैं उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के जो सरदार हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो फोर्ट को छोड़ दीजिए, और जयमल और फत्ता को वो फोर्ट को सौंप कर और आप जो है वो पहाड़ियों की तरफ, गोगुंदा की तरफ चले जाइए। तो इन्हीं सरदारों की एडवाइस पर उदय सिंह जो है वो गोगुंदा की तरफ चले जाते हैं, मेवाड़ को छोड़कर, चित्तौड़ को छोड़कर। और उसका जो सारा मतलब जो चार्ज होता है, जो कमांडर्स को दिया जाता है, कौन कौन, जयमल और फत्ता को। जयमल और फत्ता जो है वो लड़ते हैं अकबर से, और फोर्ट को बचाने के उसमें वो डिफेंड करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस तरह से वो लड़ते हैं जयमल और फत्ता, उससे प्रभावित होकर अकबर जो है वो उनकी गजारूढ़ मूर्तियां बनाता है, स्टोन स्टैचूज जो है वो बनाता है। और वो गजारूढ़ मूर्तियां जो है वो आगरा फोर्ट के बाहर 2 मूर्तियां वहां पर लगा दी जाती है। इस पर एक पर जयमल बैठे होते हैं और एक पर फत्ता बैठे हुए होते हैं। ये चित्तौड़गढ़ का जो इसमें क्या होता है कि जयमल और फत्ता जो है, इसमें थर्ड साका होता है। थर्ड साका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों हो। तो केसरिया कौन करता है, केसरिया करते हैं जयमल एंड फत्ता। और जौहर कौन करता है, जौहर लेडीज द्वारा किया जाता है, केसरिया जेंट्स द्वारा किया जाता है। केसरिया बना पहनकर युद्ध में कूद पड़ते हैं, युद्ध की रणभूमि में। तो वो कौन कूद पड़ते हैं, जयमल एंड फत्ता। और जौहर किसके द्वारा किया जाता है, फतेह सिंह की पत्नी होती है फूल कवर। वो फूल कवर क्या करती हैं, वो फूल कवर जौहर करती हैं। तो ये जो था ये थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ था 1568 में, 1568 एडी में ये हुआ। डन। तो ये एक चीज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के आती है। और उदय सिंह की जो मृत्यु है, उदय सिंह जो यहाँ से चले गए थे गोगुंदा में, गोगुंदा की पहाड़ियों में उनकी मृत्यु होती है। फिर उसके बाद 28 फरवरी 1572 में, युद्ध के 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस टाइम पर भी यहाँ पर एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि अकबर के द्वारा 2 शिष्टमंडल, जो 2 डेलीगेशंस थे वो भेजे जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के टाइम पर 4 डेलीगेशंस भेजे जाएंगे, उससे पहले उदय सिंह के टाइम पर 2 डेलीगेशंस भेजे गए थे। एक भेजा गया था भारमल, राजा भारमल, जो कुशवाहा राजवंश के थे, कच्छवाहा राजवंश के आमिर के थे। भारमल के द्वारा एक डेलीगेशन आता है, और दूसरा डेलीगेशन जो आता है वो आता है टोडरमल, और भारमल के जो पुत्र थे भगवान दास। ये यहाँ पर 2 डेलीगेशन शिष्टमंडल आते हैं उदय सिंह के पास। और जो 4 शिष्टमंडल हैं वो आगे महाराणा प्रताप के पास आएंगे, वो हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर जो सिटी है वो कब बनी, तो वो 1559 एडी में बनी। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1568 एडी में हुआ। तीसरा साका कब हुआ, 1568 में हुआ। उदय सिंह जो है वो सरदारों के कहने पर गोगुंदा चले गए, और जयमल और फत्ता जो है उन्होंने क्या किया, केसरिया किया, उन्होंने युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीर गति इतनी मतलब वो इतनी शानदार तरीके से युद्ध में लड़े कि क्या हुआ, आगरा फोर्ट के बाहर उनकी गजारूढ़ मार्बल, व्हाइट मार्बल से बनी हुई मूर्तियां जो है वो आगरा फोर्ट के बाहर अकबर ने खुद ने रखवाई। केसरिया तो किया जयमल और फत्ता ने, जौहर किया फूल कवर ने। डन। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया। जैसे पहले चित्तौड़गढ़ का नाम
खिजराबाद कर दिया गया था 1303 ईस्वी में, जब चित्तौड़गढ़ का पहला युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने आक्रमण किया था 1303 में, तब क्या कर दिया था? खिजराबाद। अब यहाँ पर जो अकबर आक्रमण करता है उसमें उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर जाता है? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम कर दिया जाता है। डन। तो ये इस तरह से हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ा। तीसरा साका जो हुआ, अकबर का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में पढ़ा। अब ये मेवाड़ और दिल्ली की जो दुश्मनी है ये और आगे बढ़ेगी, और अब इसके बाद उदय सिंह के पुत्र आते हैं। कौन? महाराणा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल के कटारगढ़ में इनका जन्म होता है। ठीक है, कुंभलगढ़ में बेसिकली। और वो राजा कब बनते हैं? 1572 एडी में बनते हैं। और राजा बनने के साथ ही अकबर, दिल्ली में बैठे अकबर, इनके पास डेलीगेशंस भेजने कहते हैं कि हमारी गुलामी मंजूर करो, हम पे हमारी डिपेंडेंसी तुम बनो। ये कब से शुरू होता है? 1572। और जब ये चीजें नहीं मानी जाती है तो इन दी एंड 1576 में युद्ध होता है, महान युद्ध राजस्थान का, हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये होता है, जो अकबर की तरफ से कौन आता है लड़ने? राजा मानसिंह। मानसिंह कौन होते हैं? भारमल के पोते, भारमल के बेटे होते हैं भगवंत दास, और भगवंत दास के बेटे होते हैं मानसिंह। तो अकबर की तरफ से जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? मानसिंह। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। इस युद्ध को भी हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम राजमहलों की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। राजमहलों की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, महाराणा प्रताप का इससे क्या संबंध है, ये सब चीजें हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अब राजमहलों की क्रांति में क्या हुआ? देखिए, उदय सिंह जो थे, महाराणा उदय सिंह, उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो किसे बनाया? जगमाल को। लेकिन जो सरदार थे, जो मंत्री मेवाड़ के जितने भी सरदार थे, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे इन द पॉलिटिक्स ऑफ मेवाड़, उनको जगमाल पसंद नहीं था और उस जगमाल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये जो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन पैदा हुआ कि भाई महाराजा ने तो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अपना राजकुमार घोषित कर दिया कि भाई मेरे बाद, महाराणा उदय सिंह के बाद कौन राजा बनेगा? मेवाड़ का जगमाल। लेकिन जो सरदार थे मेवाड़ के, उन्हें जगमाल पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रताप को गद्दी पर बैठाया, राज सिंहासन पर। किसको बैठाया? महाराणा प्रताप को। तो ये जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई, ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसे राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये राजमहल की क्रांति क्या हुई थी कि महाराणा उदय सिंह ने तो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ के जो जितने भी सरदार थे उन्होंने महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया था। और अंततोगत्वा महाराणा प्रताप ही जो है वो राज सिंहासन पर बैठे और मेवाड़ का उन्होंने राजगद्दी हासिल की। डन। इसके बाद क्या होता है? ये जब यहाँ पर मेवाड़ पे शासन कर रहे थे, तब दिल्ली में शासक कौन था? अकबर। अकबर ने ऑलरेडी एक बार पहले महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण किया हुआ था 1568 में, ये हो चुका था। अब उसके पास क्या हुआ? दो ऑप्शन थे कि पहली, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाए और या फिर युद्ध के लिए तैयार रहा जाए, अपने स्वाधीन रहा जाए। तो ये जो है कि इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की और प्रेस्टीज के साथ जीने की जो बात है वो महाराणा प्रताप ने स्वीकार की। और ये जो यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बात थी, इसको सिरे से नकार दिया गया कि नहीं, हम युद्धरत रहेंगे। डन। तो अब क्या हुआ? लेकिन अकबर ने तो कुछ डेलीगेशंस भेजे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये बात की जा रही है, सेकंड ऑप्शन इन्वॉल्व हार्डशिप एंड मिजरी, एंड येट Pratap chose the second option. He knew that he will have to face the might of Akbar. Therefore, he took upon himself to unify different sections of the state. ये डन हो गई बात। यहाँ पर क्या स्टैंड लिया गया? दो ऑप्शन थे अकबर की तरफ से कि या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार की जाए या फिर आप आज़ाद रहें। तो ये आज़ादी वाला जो बात थी ये अकबर ने स्वीकार की, और उनको पता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो यहाँ पर वो रेडी रहें। इसके लिए महाराणा प्रताप ने क्या किया? डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टेट थे, मेवाड़ के डिफरेंट सेक्शंस थे, उनको एकजुट करने की कोशिश की, सारे सरदारों को एकजुट करने की कोशिश की। और एक भील जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ। वो हमेशा डिफेंड करने के लिए, अपनी मातृभूमि को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रही, हमेशा कमिटेड रही। तो यहाँ पर क्या हुआ? भील्स ने साथ दिया। महाराणा प्रताप ने क्या किया? भील्स को एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी अपनी आर्मी में,
और उनको ऑनर दिया उन इंपॉर्टेंट पोजीशंस के साथ। गोगुंदा से उन्होंने अपना रेजिडेंस कहाँ शिफ्ट किया? कुंभलगढ़, टू अवॉइड मुगल गेज ऑन हिज मिलिट्री प्रिपरेशंस। जो गोगुंदा था वहां से ये कहाँ आ गए? कुंभलगढ़ आ गए। कुंभलगढ़ आकर रहने लगे। कौन? महाराणा प्रताप। डन। उसके बाद क्या हुआ? अकबर वांटेड मेवाड़ टू एक्सेप्ट ओवरलॉर्डशिप, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। 1572 में राजगद्दी पर बैठे कौन? महाराणा प्रताप। राजमहलों की क्रांति के बाद 1572 से 1576 तक बहुत सारे एम्बेसीज भेजी गई, बहुत सारे डेलीगेशन भेजे गए। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। भाई अपन ये मान लेते हैं यहाँ पर कौन है? ये दिल्ली है और यहाँ पे शासन कौन कर रहे हैं? अकबर शासन कर रहे हैं। ये यहाँ पे कौन है? ये है मेवाड़। और यहाँ पे शासन कौन कर रहे हैं? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो यहां से डेलीगेशंस भेजे गए। पहला डेलीगेशन आया कौन? जलाल खां। पहले डेलीगेशन में आया जलाल खां। जलाल खान ने यहाँ के प्रताप सिंह जी को बताया कि महाराणा प्रताप को बताया कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इसको महाराणा प्रताप द्वारा नकार दिया गया। दूसरा डेलीगेशन आया मान सिंह। ठीक है, सवाई मान सिंह जो ये यहाँ पर थे। कौन? कछवाहा राजवंश के जो मान सिंह थे, आमेर के जो मान सिंह थे, भगवान दास के जो बेटे थे, वो आए यहाँ पर। उनको भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट बहुत ज्यादा फेमस है कि अकबर जब आए, अकबर ने जब डेलीगेशन भेजा मान सिंह के रूप में, तो यहाँ पर एक डिनर आयोजित किया गया प्रताप और मान सिंह के बीच में। लेकिन प्रताप वहां पर उस डिनर में ना जाके प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह जो थे उनको वहां पर भेज दिया। तो मान सिंह जो है वो नाराज हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये चीज किसी किसी किताबों में अंकित है कि भाई ऐसा हुआ कि मान सिंह यहाँ आए और वो डिनर के लिए वेट कर रहे थे महाराणा प्रताप का। लेकिन महाराणा प्रताप ना आके अमर सिंह उनकी जगह यहाँ पर डिनर करने पहुंचे। तो ये चीज मान सिंह को पसंद नहीं आई कि भाई महाराणा प्रताप को आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप देखिए एक चीज कि मान सिंह जब यहाँ पर डिनर करने आए, डेलीगेशन में आए, तो मान सिंह कौन थे? मान सिंह राजा नहीं थे। राजा उस टाइम कौन थे? भगवान दास। मान सिंह क्या थे? प्रिंस। ठीक है, भगवान दास राजा थे आमेर के उस वक्त, और मान सिंह जो थे वो प्रिंस थे। तो महाराणा प्रताप ने भी उनके इक्विवेलेंट ही तो देंगे। तो महाराणा प्रताप भाई राजा प्रिंस के साथ थोड़ी डिनर करने जाएगा। तो महाराणा प्रताप ने भी अपने उत्तराधिकारी अमर सिंह जो कि प्रिंस थे उस टाइम पर, उनको डिनर करने भेजा मान सिंह के साथ। ये एक नॉर्मल वो थी प्रथा कि प्रिंस है तो प्रिंस के साथ प्रिंस ही भोजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मान सिंह नाराज हुए और ये वापस अकबर के पास चले गए और ये युद्ध के लिए इन्होंने वो किया। लेकिन फिर भी अकबर ने तीसरा डेलीगेशन अपना भेजा, तीसरी एम्बेसी भेजी। मान सिंह के जो पिताजी थे भगवान दास, उनको उनके साथ एक शिष्टमंडल भेजा गया। लेकिन प्रताप ने वहां भी उनको मना कर दिया कि नहीं, हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। चौथा जो डेलीगेशन भेजा गया वो टोडरमल को भेजा गया। पहला कौन? जलाल खान, दूसरा मान सिंह ऑफ आमेर, तीसरा भगवान दास ऑफ आमेर, और चौथा टोडरमल। टोडरमल को भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। जब 1576 में टोडरमल को मना किया गया, तो ये बात सिद्ध हो गई कि अब तो युद्ध के लिए आना ही पड़ेगा मेवाड़। किसको आना पड़ेगा? अकबर को आना पड़ेगा। डन। तो अकबर ने किसको भेजा युद्ध के लिए? अपना सेनापति घोषित किया मान सिंह को, और मान सिंह को कहा कि युद्ध की तैयारियां करो और महाराणा प्रताप के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई की जाए। बिगिनिंग ऑफ 1576 अकबर जो है वो खुद आए अजमेर में, और अजमेर में एक दुर्ग था मैगजीन दुर्ग, वहां पर उन्होंने प्रिपरेशंस को सुपरवाइज किया मेवाड़ कैंपेन के लिए। एंट्रस्ट किया। कमांडर किसको बनाया? कमांड ऑफ द कैंपेन टू मान सिंह। मान सिंह को कमांडर बनाया गया। कहां पर बनाया गया? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में पूरी प्रिपरेशंस हुई कि किस तरह से हम स्ट्रेटेजी वहां पर बनाई गई, किस तरह से युद्ध किया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी। और ये होने के बाद 18 जून भरी गर्मी में, 18 जून 1576 में मुगल आर्मी जो है वो खमनौर के मैदान में, खमनौर के पास महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ना शुरू हुआ, जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वो जो जगह थी खमनौर के पास, उसे हल्दी घाटी कहा जाता था क्योंकि वहां पे पीली मृदा पाई जाती थी, तो उसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। लेकिन अकबर को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कमांड कर रहे थे उस आर्मी की, वो कौन थे? मान सिंह थे। देन यहाँ पर इस स्लाइड में से इंपॉर्टेंट अगर कुछ यहाँ पर आ रहा है तो वो दो ही चीजें आ रही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। और 1572 से लेकर 1576 तक कौन कौन से शिष्टमंडल जो है वो अकबर के द्वारा मेवाड़ तक भेजे गए, कौन कौन सी एम्बेसी भेजी गई? तो पहले थे जलाल खां, दूसरे थे मान सिंह, तीसरे थे भगवान दास,
चौथे थे टोडरमल। पहले बेटे आए, उसके बाद उनके पिताजी आए, जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर मान सिंह के पिताजी भगवान दास, और भगवान दास के बाद टोडरमल। लेकिन चारों को निराशा ही हाथ लगी, अंत में क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। चीफ कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी का चीफ कमांडर कौन था, मान सिंह ऑफ आमेर। देन आमेर जो रियासत थी, कुशवाहा वंश, कछवाहा वंश, जो हम आगे आने वाले चैप्टर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उनके मान सिंह जो थे वो थे मुगल आर्मी के कमांडर। और उधर महाराणा प्रताप की आर्मी के कमांडर कौन थे, हाकिम खां सूर। देन तो ये यहाँ पर हुआ, युद्ध लड़ा गया। इन्हें हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर की तरफ से भी बहुत सारे हाथी यहाँ पर भेजे गए, और जैसे लूणा था, राम प्रसाद था, और ये सारे, और ये यहाँ से प्रताप की तरफ से भी यहाँ पे बहुत सारे हाथियों ने यहाँ पर भाग लिया। यहां से इस आर्मी को हेड कर रहे थे आमेर के कौन, मान सिंह, मान सिंह। और यहां पर जो प्रताप की तरफ से थे वो मेवाड़ के कौन थे, मेवाड़ की तरफ से कौन कमांड कर रहे थे, हाकिम खान सूर। देन अब इसमें क्या हुआ, एक समय ऐसा आया इस युद्ध में जब प्रताप जो थे उनकी लाइफ को खतरा होने लगा, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तब एक व्यक्ति यहां से निकल के आए जिनका नाम था झाला बीदा। उन झाला बीदा ने प्रताप का जो मुकुट था वो धारण किया, और प्रताप को बैटलफील्ड से दूर जाने के लिए कहा, अपने घोड़े चेतक के साथ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। डन। तो यहां पर ये चीज ये हुई, झाला बीडा ने कमान संभाली, महाराणा प्रताप का कवच, सॉरी जो मुकुट है वो धारण किया, क्राउन धारण किया, और मैदान में लड़ने लगे, और महाराणा प्रताप को मैदान से दूर भेज दिया। ये जो वॉर थी वो इनकंक्लूसिव रही, क्योंकि आमेर के जो मान सिंह थे वो इस मकसद से आए थे कि मेवाड़ पे कब्जा कर सकें और प्रताप को बंदी बनाया जा सके। लेकिन प्रताप पहले ही बैटलफील्ड से बाहर जा चुके थे, और ये लोग मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पाए। बट सम ऑफ द हिस्टोरियंस ऑफ राजस्थान बिलीव दैट प्रताप वॉन दिस बैटल। लेकिन हुआ क्या था, कुछ हिस्टोरियंस तो ये मानते हैं कि प्रताप जीत गए युद्ध, लेकिन ये इनकंक्लूसिव रही थी बेसिकली, कि जो यहाँ पे जो अकबर का जो टारगेट था वो टारगेट यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद महाराणा प्रताप को बहुत मतलब मुश्किल जीवन जीना पड़ा। महाराणा प्रताप जो है वो माउंटेन्स में रहे, गोगुंदा की पहाड़ियों में रहे, तो वहां से उन्होंने रेडिंग करना शुरू किया, और घास की रोटी खाना और ये सारी चीजें उन्होंने शुरू की। बैटल ऑफ खम, इस ये जो युद्ध हुआ यहाँ पर, इस युद्ध को क्या कहा जाने लगा, इस युद्ध को अबुल फजल ने, अबुल फजल जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने इस युद्ध को क्या कहा, बैटल ऑफ खमनोर। क्योंकि ये कहां पर हुई थी, बैटल ऑफ खमनोर की जगह पर हुई थी ये, ठीक है। खमनोर एक जगह है मेवाड़ के पास, वहां पर ये युद्ध हुआ था राजसमंद के पास। तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। अबुल फजल ने इसे बैटल ऑफ खमनौर कहा। बदायूनी एक और लेखक हुए जिन्होंने इसको बैटल ऑफ गोगुंदा कहा गया, बैटल ऑफ गोगुंदा कहा। जेम्स टॉड जो हुए उन्होंने इस युद्ध को क्या कहा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ गोगुंदा और बैटल ऑफ खमनौर तीनों एक ही हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग कवियों द्वारा कही गई बात है। अबुल फजल ने बैटल ऑफ खमनौर कहा, बदायूनी ने बैटल ऑफ गोगुंदा कहा, और जेम्स टॉड ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसको कहा। डन, आगे चलते हैं। 1576 से 1585 तक का, जो 1576 में देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बाद से लेकर 1585 तक अकबर ने मेवाड़ को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स भेजे, पर वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, नहीं हो पाए। उसके बाद महाराणा के जो बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने शेरपुर में सडनली अटैक किया मुगल कैंप को 1580 में, एंड इम्प्रिजन द वुमेन ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना's फैमिली। अब्दुल रहीम खाने खाना की जो फैमिली थी उनको कैद कर लिया। किसने, अमर सिंह जी ने। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, प्रिंस थे, जो आगे चलकर राजा बनेंगे, आप देखेंगे, जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1615 में। लेकिन अभी इन्होंने 1615 तो आगे आएगा, लेकिन अभी 1580 में इन्होंने क्या किया, अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनकी फैमिली को और उनकी जो विमेन थी उनको इम्प्रिजन कर लिया वहां पे एकदम से अटैक करके। लेकिन जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप को पता चली, तो महाराणा प्रताप ने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जैसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली, तो महाराणा प्रताप ने ऑर्डर दिया कि मुगल वुमेन को जो है वो सेफली और रेस्पेक्टफुली वापस दिल्ली भिजवाया जाए। ये राजपूती आन बान शान का एक प्रतीक साबित हुआ कि महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खाने खाना की फैमिली को सेफली, रेस्पेक्ट, बाइज्जत वापस दिल्ली पहुंचाया।
ये इंडियन ट्रेडिशन जो है, महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना जो होती है, उसको एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया। इसके द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा। तो ये यहाँ पर ये चीजें हुई। उसके बाद में जो सेकंड युद्ध हुआ 1576 में, तो हमने पढ़ा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बाद 1580 में आपने देखा कि अमर सिंह जी ने वो किया, अटैक किया इस शेरपुर में एक कैंप को। लेकिन 1582 में एक दूसरा युद्ध होता है जिसे कहते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर एक आउटपोस्ट थी मुगल आर्मी की, और वहां पर अमर सिंह ने और महाराणा प्रताप जी ने जो है वो वापस अटैक किया, जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। और दिवेर के युद्ध को वहां पर जो है, इसको मुगल ऑफिसर था सुल्तान खान, उसको मारा गया कुंवर अमर सिंह के द्वारा। और इस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप जो है वो माउंटेनियस रीजन जितना भी था उदयपुर और मेवाड़ के आसपास का, उसको गेन करते हैं। और ये स्मॉल मेवाड़ आर्मी होती है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को क्या कहा, मैराथन ऑफ मेवाड़। उसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी को बैटल ऑफ थर्मोपल्ली भी कहा जाता है, और बैटल ऑफ दिवेर को क्या कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड द्वारा, मैराथन ऑफ मेवाड़। यहां से जो है वो महाराणा प्रताप की विजय गाथा वापस से शुरू हुई। उन्होंने वापस अपने मेवाड़ के हिस्से को प्राप्त करना शुरू किया, जो ये माउंटेनियस रीजन था, इसको कैप्चर करना शुरू किया। अब ये चीज होने के बाद 1582 में दूसरा युद्ध हुआ, कौन सा, बैटल ऑफ दिवेर। यहां पर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बाद अब और कोई जो कैंपेन था वो 1585 के बाद अकबर ने लॉन्च नहीं किया। 1586 से लेकर 1597 तक कोई और कैंपेन अकबर के द्वारा नहीं हुआ। ये एक शांति काल कहा जाता था। और क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो है वो रेस्ट ऑफ मेवाड़ जो था वो धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। वापस से मेवाड़ का को अपने उसमें चित्तौड़ को लिया, और मांडलगढ़ के अलावा, इन दो चीजों के अलावा, मतलब इन दो जगहों के अलावा, चित्तौड़ हो गया और मांडलगढ़ हो गया, इन दो किलों के अलावा बाकी सारा मेवाड़ जो है वो प्रताप जो है वो अपने आधिपत्य में ले चुके थे। और किसको कैपिटल बनाया था, चावंड को। अब देखिए आप कितनी जो है वो कितनी मेवाड़ की कितनी कैपिटल्स हो चुकी है। बहुत बड़े राजवंश की एक निशानी होती है कि उसकी जो राजधानियां होती है वो धीरे धीरे इधर से उधर चेंज होते रहते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी की बात की जाए तो पहले दिल्ली थी, फिर कलकत्ता हुई, और फिर उसके बाद वापस दिल्ली बनी। ठीक है, पहले इंद्रप्रस्थ थी, अलग अलग बड़े बड़े वो थे, सल्तनत थी। तो ये सारी चीजें हुई, जो पावर होती है वो शिफ्ट होती रहती है। तो यहाँ पे अब कौन सी आई, चावंड आई। सबसे पहले कौन सी थी, नागदा। नागदा के बाद आहड़। ये किसने बनाई, ये भी आपको याद होगा, नागदा बप्पा रावल, आलू रावल ने आहड़। फिर उसके बाद जयत्र सिंह ने क्या बनाई, जयत्र सिंह ने चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद उदय सिंह ने उदयपुर, और महाराणा प्रताप ने चावंड। इतनी सारी राजधानियां जो है वो मेवाड़ की यहां पर आपको देखने को मिली। चल आगे बात करते हैं, आगे क्या हुआ। महाराणा प्रताप डाइड ऑन 9 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597। देन ये बारडोली एक विलेज है चावंड के पास में, वहां पर इनके लास्ट राइट्स किए गए, और यहाँ पर ही इनकी एक मेमोरियल बना दिया गया। टॉड ने कहा कि मतलब जो अरावली है उसकी ऐसी कोई घाटी नहीं होगी जहाँ पे महाराणा प्रताप की जो विजय गाथा है और जो ग्लोरियस डिफीट है उसके बारे में चर्चे ना हुए हो। हल्दी घाटी इस थर्मोपल्ली, और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कर्नल जेम्स टॉड ने ही इसको संज्ञा दी थी थर्मोपल्ली की। थर्मोपल्ली का युद्ध आपने देखा हो। थर्मोपल्ली का युद्ध कौन सा है, आपने अगर मूवी देखी होगी 300, तो 300 में जो युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ जर्क्सीस था और दूसरी तरफ, एक तरफ तो जर्क्सीस की सेना थी, विशाल सेना, और एक तरफ जो था वो स्पार्टा के 300 वीर थे। ये 300 एक मूवी है, ठीक है। तो ये जो था ये थर्मोपल्ली का युद्ध था। और फिर दूसरा दिवेर इज मैराथन ऑफ मेवाड़। अब मैराथन का युद्ध कौन सा था, मैराथन का युद्ध वो था जो 300 का जो सेकंड पार्ट है राइज ऑफ द एम्पायर, वो उसमें मैराथन का युद्ध दिखाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोपल्ली की युद्ध की संज्ञा किसको दी गई है, तो हल्दी घाटी को दी गई है, और मैराथन की युद्ध की संज्ञा किसको दी गई है, तो वो दिवेर को दी गई है। देन तो इस तरह जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए महाराणा प्रताप अंत तक लड़ते रहे, और 19 जनवरी 1597 को उनका देहांत हुआ। बारडोली जो गांव है चावंड के पास, वहां पर उनको उनके लास्ट राइट्स किए गए।
डन, यहां तक आपने पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है महाराणा प्रताप के ही सुपुत्र महाराणा अमर सिंह। 1597 जैसे ही ये इनकी डेथ हुई महाराणा प्रताप की, उसके बाद 1597 में इनको राजगद्दी मिली मेवाड़ की। देन और इनको मुगल इनकर्शंस भी झेलने पड़े बहुत ज्यादा, जैसा कि आपको पता है ये होना ही है दिल्ली में, जहां पावर, दिल्ली में जब भी पावर होगी तो उनका पहला टारगेट जो होगा वो चित्तौड़ होगा, वो मेवाड़ होगा, क्योंकि मेवाड़ एक समृद्ध राजवंश, एक समृद्ध राजघराना है। 1613 में जहांगीर जो है वो अजमेर आए। अजमेर में आपको पता है मैगजीन दुर्ग था इनका, वहां पर ये रहते थे, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध की जो भी, जितनी भी मंत्रणा हुई, जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई गई, वो भी मैगजीन फोर्ट में ही बनाई गई थी जो अजमेर में है। अब जहांगीर को ये कमांड दी गई, कैंपेन टू प्रिंस खुर्रम शाहजहां, ही क्रिएटेड चायोस इन मेवाड़ बाय लूटिंग, मेवाड़ में लूटपाट मचाई गई, ठीक है। किसको, जहांगीर ने किसको, अपने बेटे को, जो शाहजहां थे, जो खुर्रम थे उस समय, बाद में शाहजहां बने, जहांगीर ने उनको ये चीज, ये कमांड दी गई 1613 में कि मेवाड़ में लूटपाट मचाई जाए बहुत ज्यादा, और कैओस मचाया जाए। कैओस हो गया बहुत ज्यादा, ये बात है 1613 की। अब इस स्थिति में युद्ध नहीं हो रहा है, ये सीधा सीधा यहाँ पे सिर्फ लूटपाट, दंगे और ये सारी चीजें हो रही है, और इसका सीधा सीधा कारण कौन है? जहांगीर और शाहजहां। अकबर अब फ्रेम में नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, जितने भी सरदार थे मेवाड़ के, जितने भी मंत्री वगैरह थे, या जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ मेवाड़ थे, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पाएगा, ये चीजें नहीं हो पाएगी, इस तरह से अगर ये हो पाएगा, इतनी लंबी वॉर मुगल्स के साथ हम नहीं झेल पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अमर सिंह के पुत्र थे कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को अपने साथ किया इन सरदारों ने, और इन मेवाड़ के जो सरदार थे, जितने पॉलिटिकल पर्संस थे, और कर्ण सिंह को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कर्ण सिंह के साथ मिलकर अमर सिंह के ऊपर यह प्रेशर बनाया गया कि मुगल्स के साथ एक ट्रीटी साइन की जाए, मुगल मेवाड़ संधि कर ली जाए। तो यहाँ पर महाराणा अमर सिंह ने इतने समय से जो मेवाड़ और मुगल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी दोनों में, यहाँ दिल्ली और मेवाड़ के बीच में, वो समाप्ति हुई है राणा अमर सिंह और जहांगीर की जो मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई उसके द्वारा। और ये जो सरदारों द्वारा जो प्रेशर बनाया गया, मेवाड़ के जितने भी सरदार थे, पॉलिटिकल पर्संस थे, उनके द्वारा जो भी प्रेशराइज किया गया, किसको? अमर सिंह को, कर्ण सिंह को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, कर्ण सिंह ने भी, जो पुत्र है अमर सिंह के, जो आगे आने वाले टाइम पर राजा बनेंगे, उन्होंने भी अमर सिंह के ऊपर प्रेशर डाला, जिसके साथ कंसेंट मिली ट्रीटी की। देन इन फरवरी 1615 मेवाड़ मुगल ट्रीटी वाज साइंड। कुछ शर्तें इसकी रखी गई कि क्या किया जाएगा कि चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ को वापस मिला। मेवाड़ के पास अब तक चित्तौड़ नहीं था, मांडलगढ़ नहीं था, वो चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो मेवाड़ को वापस दिया गया। इसके साथ ही ये कंडीशन और रखी गई कि जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसका रिपेयर वर्क नहीं होगा, उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा। मतलब अब अगर युद्ध किया जाता है तो चित्तौड़ जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा, उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, वो एज इट इज रखा जाएगा। ये कुछ शर्तों के साथ जो 90 साल पुराना मुगल मेवाड़ स्ट्रगल था वो क्या होता है, खत्म होता है। किसके साथ? 1615 में की गई मुगल मेवाड़ संधि के द्वारा। अब ये जो अमर सिंह थे, अमर सिंह जो है वो इस चीज को, मतलब इससे उदास थे, मतलब वो नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने पिता महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया को लड़ते हुए देखा था युद्ध भूमि में, कोगुंदा की पहाड़ियों में भटकते हुए देखा था, घास की रोटी खाते हुए देखा था, और उन्हें पता था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। जब अपने पिताजी स्वतंत्रता के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करें। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपने लास्ट दिनों में अनहैप्पी हो गए थे, और उन्हें ऑफिशियल वर्क से क्या कर लिया था, डिसएंगेज हो गए थे। ये जो ट्रीटी हुई मेवाड़ के साथ, ये जहांगीर का ग्रेट अचीवमेंट माना गया, क्योंकि आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा नहीं करवा पाया था। उसके बाद और भी बहुत सारे, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। डन, उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार आक्रमण करते रहे स्लेव डायनेस्टी के। बाबर ने आक्रमण किया, बाबर से पहले इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया। सब लगातार मेवाड़ और दिल्ली का जो स्ट्रगल था वो बहुत काफी टाइम से चल रहा था। मुगल और मेवाड़ स्ट्रगल जो है वो हालांकि 90 साल पुराना हो, लेकिन दिल्ली और मेवाड़ के बीच में तो बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रहा था। और ये जो संधि हुई, मुगल मेवाड़ संधि, इतनी इजीली ये चीज हो गई, ये एक बहुत जो है वो जहांगीर का ग्रेट अचीवमेंट था। और अमर सिंह जो थे वो इससे नाराज थे, अमर सिंह ये नहीं करना चाहते थे। वो तो पॉलिटिकल पर्सन जितने भी थे, सरदार थे, उनकी प्रेशर में आकर उन्होंने ये सब
करना पड़ा। नेक्स्ट जो आते हैं इंपॉर्टेंट किंग ऑफ मेवाड़, वो है महाराणा राज सिंह। ये 1652 में इन्होंने राजपाट संभाला, और जैसे ही इन्होंने राजपाट संभाला वैसे ही इन्होंने क्या किया, मुगल मेवाड़ संधि की ऐसी तैसी करना शुरू किया कि नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे वो उसमें मुगल मेवाड़ संधि को, और हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे रिपेयर वर्क चित्तौड़ का, जो हमारी मान मर्यादा का प्रतीक है, जो हमारी स्वाभिमान का प्रतीक है चित्तौड़गढ़, उसकी वापस हम मरम्मत करना शुरू करेंगे, उसका फोर्टिफिकेशन हम शुरू करेंगे, उसको वापस हम मजबूत बनाएंगे। जो मुगल एम्परर था उस टाइम, उन्होंने ये वायलेशन मानी टीटी, जो 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसकी वायलेशन थी, और इसकी वजह से सदाउल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की कॉन्टिजेंट, 30,000 की सेना जो है वो वापस भेजी गई फोर्ट के साथ, फोर्ट में, और जो रिपेयर वर्क किए गए थे उनको डिमोलिश करने की कोशिश की गई। लेकिन राज सिंह जो था, राज सिंह ने ऐसा होने दिया, और राज सिंह ने लड़ाई नहीं की उस टाइम, और ये चीज वो डिमोलिश वापस हो गई। मुगल आर्मी ने क्या किया, सदाउल्ला खान की 30,000 की सेना थी, राज सिंह ने लड़ना उस टाइम उचित नहीं समझा, राज सिंह ने अपनी आर्मी जो है वो विड्रॉ कर ली। मुगल आर्मी ने डिमोलिश कर दिए जितने भी टावर्स थे वहां पर, जितने भी टॉरेट्स थे, और इन सारी चीजों को, फोर्ट को डिमोलिश किया गया, और वापस वो जो सदाउल्ला खान के नेतृत्व में जो 30,000 की सेना आई थी वो वापस कहाँ गई, दिल्ली में। किसके कहने पर, मुगल एम्परर के कहने पर, क्योंकि ये वायलेशन था 1615 की संधि का। देन आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ये चीजें तो हो गई, लेकिन 1658 में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ मुगल प्रिंसेस के कारण। मुगल प्रिंसेस के 2-3 भाई थे, और उन सब में से किसी एक को क्या बनना था, राजा बनना था। तो वहां पर क्या हुआ, उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। कब हुआ, 1658 में हुआ। महाराणा ने किसी की साइड नहीं ली, अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब जो है वो उस युद्ध को जीता, और औरंगजेब जो है वो राजा बन गया। जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा जो आखिरी मुगल पावरफुल मुगल हुआ, वो औरंगजेब थे। डन। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब के साथ जो इनके महाराणा के जो संबंध थे राज सिंह जी के, वो थोड़े फ्रेंडली संबंध थे, बहुत ही अच्छे से दोनों में बातचीत थी, बहुत ही अच्छे संबंध थे। और इस वजह से क्या किया, 6,000 का मनसब जो है वो औरंगजेब ने दिया महाराणा राज सिंह को। जात और सवार मतलब घोड़े और ये जो जितने दे दिए जाते हैं दिल्ली द्वारा, किसको, मेवाड़ को, इतने दिए गए, 6,000 का मनसब दिया गया, 6,000 के जात और सवार दिए गए दिल्ली द्वारा। किसको दिए गए, मुगल्स द्वारा मेवाड़ को दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। 1658 तक तो सब कुछ चला, सब बढ़िया चला, ये सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन 1660 में क्या प्रॉब्लम आई कि औरंगजेब जो था वो चारुमती से विवाह करना फिक्स हुआ था। चारुमती जो थी वो किशनगढ़, अजमेर के पास जो किशनगढ़ है, वहां की प्रिंसेस थी। लेकिन क्या किया था कि चारुमती बहुत सुंदर थी, और इनकी जो शादी थी वो औरंगजेब से तय हुई थी, लेकिन चारुमती इनसे, औरंगजेब से, मुगल राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। तो क्या हुआ, औरंगजेब के खिलाफ जाकर महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। इस वजह से यहाँ पर एक जो है वो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन शुरू हुई दिल्ली और मेवाड़ के बीच में वापस से। भाई यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि औरंगजेब जो थे, उनके रिलेशन जो थे वो कॉर्डियल थे महाराणा राज सिंह के साथ, लेकिन यहाँ पर इस इशू से, जो 1660 में किशनगढ़ की जो प्रिंसेस थी चारुमती, उनका विवाह होना था औरंगजेब से, लेकिन बीच में ही महाराणा राज सिंह ने उनसे विवाह कर लिया चारुमती से, क्योंकि चारुमती नहीं करना चाहती थी औरंगजेब से विवाह। देन एक तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, इन दोनों में जो रिश्तों में जो खटराश आना शुरू हुई औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है, एक रिलीजियस कर होता है, एक रिलीजियस टैक्स होता है, कि कोई भी अगर व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति अगर जा रहा है, मान लीजिए अपने किसी तीर्थ स्थान पर जा रहा है, तो उसके मान लीजिए 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, मान रहे हैं अपन इस बात को, तो वो 10,000 में से 2,000 रुपए जो है वो जजिया कर देगा। तो ये इम्पोज किया गया औरंगजेब के द्वारा, जजिया कर जिसे कहते हैं, जो तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए, जो धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए जो कर लगाया जाता है, वो औरंगजेब ने लगाया। और 1679 में क्या किया, इस जजिया कर को खत्म किया गया, इस जजिया कर को मना कर दिया गया। राज सिंह इस जजिया कर के खिलाफ हुआ, और ये यहाँ पर प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम जो है वो महाराणा राज सिंह के साथ और औरंगजेब के साथ यहाँ पर शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ,
मुगल मारवाड़ कॉन्फ्लिक्ट जो थी, एक मुगल मारवाड़ कॉन्फ्लिक्ट मतलब दिल्ली और मारवाड़ के बीच में, यहाँ पर ये मेवाड़ है, ये दिल्ली है और ये मारवाड़ है। तो मुगल और मारवाड़ के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम में क्या हुआ, मेवाड़ ने किसका साथ दिया, मारवाड़ का साथ दिया। तो इस वजह से ये यहाँ पर तीसरा पॉइंट आया, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में। जो ये तो थे औरंगजेब, ये राज सिंह, और यहाँ पर ये क्या है, ये है मारवाड़। तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच में जो खटास के कारण हुए वो तीन कारण थे। पहला, चारुमती से विवाह। दूसरा, जजिया कर का विरोध करना, जजिया कर को खत्म करना, जो कि औरंगजेब ने लगाया था 1679 में। और तीसरा, 1680 में मुगल मारवाड़ कॉन्फ्लिक्ट जो थी, उसमें मारवाड़ का साइड देना, राठौड़ों का साइड देना। एंड इसके अलावा गोमती नदी पर बांध बनाया गया। गोमती नदी कहां से बह रही थी, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से, मेवाड़ का जो नॉर्थन एरिया था वहां से गोमती नदी बहा करती थी। गोमती नदी पे क्या बनाया गया, डैम बनाया गया। ये रही गोमती नदी, और गोमती नदी के ऊपर डैम बनाया गया और उस डैम से पानी को रोका गया। और वहां पर क्या बनाई गई, ये जो आपको झील नजर आ रही है, ये है राजसमंद झील। इस राजसमंद झील की पाल पर, मतलब इसके किनारे पर क्या बनाई गई, नौ चौकी एक जगह है। ठीक है, ये जो राजसमंद झील है, इसी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, इसका नाम है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है, उस जिले का जो नाम है, वो इस राजसमंद झील की वजह से ही पड़ा। ये जो राजसमंद झील है, ये किसने इसका निर्माण करवाया था, राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, महाराणा राज सिंह ने। इन्हें विजय कटकाटू के नाम से भी जाना जाता था, राज सिंह को। जजिया कर का विरोध किया, ये सारी चीजें इन्होंने की, राजसमंद झील का निर्माण कराया, गोमती नदी पर बांध बनाकर। राजसमंद झील के किनारे एक जगह थी जिसका नाम था नौ चौकी, और वो नौ चौकी कहाँ थी, नॉर्थन एंड ऑफ द लेक है, वहां पर थी। और वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है, जिसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। क्या कहा जाता है, राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी गई, और ये जो है, ये संस्कृत में लिखी गई है राज प्रशस्ति। ठीक है, राजा का नाम राज सिंह, और राज सिंह की प्रशस्ति है, ये एक अभिलेख है, ये आपको दिख रही है, ये राज प्रशस्ति है। और यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन दिख रहे हैं, ये अभिलेख है। देन तो ये 25 ब्लैक मार्बल की रॉक्स है, और इन ब्लैक मार्बल की रॉक्स पे जो है मेवाड़ का इतिहास जो है वो अंकित किया, कि संस्कृत भाषा में अंकित किया। किसने अंकित किया, रणछोड़ भट्ट ने अंकित किया। कहाँ लिखा ये मेवाड़ का इतिहास, ये लिखा गया नौ चौकी में, जो राज्य प्रशस्ति है राजसमंद लेक के किनारे, वहां पर। देन कितने मार्बल के पीसेस हैं, 25 मार्बल के पीसेस। देन तो इसी के साथ यहां पर हमने ये चीजें पढ़ी। डन। तो ये यहां पर हमने पूरा जो है मुगल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई राज सिंह की, और अमर सिंह की संधि को किस तरह से, अमर सिंह ने जो मुगल मेवाड़ संधि की थी उसको किस तरह से खत्म करने की कोशिश की राज सिंह द्वारा, जजिया कर का विरोध किया, चारुमती से विवाह किया, राजसमंद झील बनाई, राजसमंद झील के किनारे राज्य प्रशस्ति लिखवाई गई रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो इसी के साथ हमने पूरा जो है मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट जो मेवाड़ का राजवंश है वो पूरा किया। पिछले लेक्चर में हमने रावल पढ़े थे, इस लेक्चर में हमने सिसोदिया वंश को पूरा पढ़ा, इंपॉर्टेंट राजा वगैरह सारे पढ़े, जो भी आरबीएससी बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है, वो हम सारा यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आरबीएससी बोर्ड की किताबों में नहीं थी, कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो आरबीएससी बोर्ड की किताबों में नहीं थे, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए, और अगर कोई चीज स्पेशल कहानियां वगैरह या कुछ होती है, कोई और राजा यहाँ पर छूटता है, तो मैं इसको इंक्लूड करता रहूंगा अलग अलग वीडियोस के द्वारा। लेकिन अभी यहाँ पर हमने मेवाड़ राजवंश जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट जितना भी हो सकता था वो पूरा यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसका एक रिविजन वीडियो अगर जरूरत होगी तो मैं आपको देता रहूंगा। एक जो है वो राजा के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पर, महाराणा उदय सिंह जो हुए यहाँ पर। उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह से पहले महाराणा सांगा थे, उनके बीच में एक और राजा आए यहाँ पर जिनका नाम था विक्रमादित्य। ये आरबीएससी की बुक में नहीं है, ये मैंने नोटिस किया, और ये मैं आपको खुद, मुझे जो इसके विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो चित्तौड़ का दूसरा युद्ध हुआ था, दूसरा साका यहाँ पर हुआ था। पहला साका कब हुआ, 1303 में। किस किस के बीच में, एके के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी,
वर्सेस रावल रतन सिंह RRS के बीच में। डन। दूसरा जो युद्ध हुआ, दूसरा जो साका हुआ, वो राजा विक्रमादित्य के समय पर हुआ। कब हुआ? 1534 AD में। इसकी भी अपन बात करेंगे। और तीसरा जो मेवाड़ का युद्ध हुआ, जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ, उदयपुर का जो युद्ध हुआ, वो हुआ 1569 में। 1568 इसको बोल सकते हैं, 1568-69 में ये युद्ध हुआ। ये किसके बीच में हुआ? ये अकबर वर्सेस उदय सिंह के बीच में। इसमें जयमल और फत्ता की वो हुई। ठीक है। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, MRP। डन। 1534 में क्या हुआ, वो हम विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में, जो हमने यहाँ पर RBSC की बुक में नहीं पढ़ा, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं। वो हुआ 1534 में। गुजरात के राजा थे बहादुर शाह वर्सेस विक्रमादित्य। डन। ये इन्होंने यहां पर युद्ध हुआ 1534 में। अब इसमें क्या हुआ, इस युद्ध की खास बात मैं आपको बताऊं कि 1534 में विक्रमादित्य जो थे वो थोड़े छोटे थे, लेकिन इनका जो संचालन करती थी वो इनकी राजमाता करती थी। राजमाता का नाम क्या था? हाड़ी रानी कर्मावती। डन। तो हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या किया कि, एक बार मैं इसको पूरा रब कर दूं। हाँ, तो हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या किया? कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती। और ये जो थे ना, ये माइनर थे। ठीक है, ये बहुत कम एज के थे, लेकिन इसका राजपाट जो पूरा मेवाड़ का संभालती थी वो हाड़ी रानी कर्मावती संभालती थी। 1534 में क्या हुआ कि गुजरात जो था, ये गुजरात, ये पूरा मान लीजिए ये मेवाड़ है, तो यहां पर गुजरात है। गुजरात के राजा थे बहादुर शाह। उन्होंने यहां पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के से बचने के लिए महारानी कर्मावती ने दिल्ली से मदद मांगी। दिल्ली में कौन थे उसके उस टाइम? हुमायूं थे। लेकिन हुमायूं किन्हीं कारणवश इनकी मदद करने नहीं आ पाए मेवाड़, और बहादुर शाह ने वहां पर आक्रमण किया। हाड़ी रानी कर्मावती ने जब यहाँ पर हुमायूं से मदद मांगी थी, तब यहाँ पर राखी भेजी थी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। हुमायूं किसी कारणवश नहीं आ पाए, और बहादुर शाह यहाँ से गुजरात, ये क्या है? ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ऑलरेडी यहाँ पर हमला कर चुके थे, अटैक कर चुके थे। मदद ना मिलने पर विक्रमादित्य और उदय सिंह जो थे वो ऑलरेडी, उनको कहाँ भेज दिया गया? यहाँ पन्नाधाय के पास भेज दिया गया। आप देखेंगे पन्नाधाय की स्टोरी जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पन्नाधाय की स्टोरी यहाँ पर, ये देखिए पन्नाधाय 1537 की बात हो गई। देन लेकिन उससे पहले क्या हुआ? पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बताई, चंदन की वहां पर चंदन की मृत्यु हुई। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर किया 1200 महिलाओं के साथ मिलकर। ये क्या हुआ? जौहर हुआ। और बाकी जो लोग थे, जैसे देवलिया के रावत बाघ सिंह थे, बाघ सिंह, उन्होंने क्या किया? केसरिया किया। क्योंकि राजा जो थे विक्रमादित्य और उनके जो भाई थे उदय सिंह, ये दोनों कहाँ आ गए? ये दोनों आ गए दूसरी जगह, मतलब उनको एक उचित स्थान पर भेज दिया गया। ननिहाल, बूंदी भेज दिया गया था उस टाइम। बाद में इनके जो भाई थे, एक बनवीर जो थे, उन्होंने अटैक किया विक्रमादित्य के ऊपर, विक्रमादित्य को मार दिया। और उसके बाद में उदय सिंह के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन उदय सिंह को किसने बचाया? पन्नाधाय ने बचाया। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। उससे पहले 1534 AD में बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, हाड़ी रानी कर्मावती जो कि राजमाता थी, विक्रमादित्य की माता थी हाड़ी रानी कर्मावती, उनके ऊपर अटैक किया। हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं से मदद मांगी, राखी भेजी। हुमायूं किसी कारणवश नहीं आ पाए, और हाड़ी रानी कर्मावती को 1200 महिलाओं के साथ जौहर करना पड़ा। और वहां के देवलिया के जो रावत थे, प्रतापगढ़ के रावत भाग सिंह, उन्होंने युद्ध करते हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्होंने क्या किया? केसरिया किया। तो यहाँ पर बाघ सिंह ने केसरिया किया, हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर किया। तो ये जो है वो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साके के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ, पद्मिनी ने जौहर किया, और रावल रतन सिंह, गौरा और बादल ने केसरिया किया। दूसरा जो साका हुआ वो 1534 में हुआ। हाड़ी रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया, और देवलिया के रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया। तीसरा जो साका हुआ वो 1568 में उदयपुर के युद्ध के टाइम पर हुआ, जब अकबर ने आक्रमण किया। उदय सिंह जो थे वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, लेकिन
जो जयमल और फत्ता थे उनके ऊपर भार छोड़ के गए और जयमल और फत्ता लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने केसरिया किया और उनकी फतेह सिंह की जो पत्नी थी फूल सिंह उन्होंने जौहर किया। तो इस तरह से हमने एक महान राजवंश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ कि आप मेवाड़ के बारे में पूरा जान सके और मेरे द्वारा जान सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये महान लेक्चर हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। अनगिनत युद्ध इसमें थे, अनगिनत राजा थे, महान राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, चाहे वो राज सिंह हुए, चाहे वो मोकल हुए, महाराणा सांगा हुए, महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया हुए। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। बहुत ही समय लेकर, बहुत मेहनत करके लेक्चर डिज़ाइन और मेहनत करके बनाया गया है। तो आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज करके इसके अंदर जो युद्ध वगैरह हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।